इस मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसने लगभग लगभग अगर अपन देखें तो 310 सालों तक इसने राज किया। मोटा मोटा बात करें तो 300 सालों तक राज किया। एक साम्राज्य को 300 सालों तक लगातार राज करना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये सबसे शक्तिशाली मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। और उस समय भाई आपके सामने जो मुगल भी थे और आपके सामने जो दिल्ली सल्तनत के जो अन्य राजा हैं भी रहे, इन दोनों के समकालीन ये रहे हैं विजयनगर एम्पायर के। इनकी स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नामक आपके सामने दो भाई हैं, इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। इन साम्राज्य का इतिहास उसके गौरवशाली उत्थान व आकस्मिक पतन की एक अनूठी कहानी है। क्या है? इस साम्राज्य का इतिहास एक बहुत गौरवशाली, बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। और साथ के साथ अचानक से कुछ ही समय में ताश की पत्तों की तरह ढहने वाले आपके सामने साम्राज्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका साम्राज्य का दोनों काम है, एक तो इसका शानदार गौरवशाली इतिहास भी है और आकस्मिक पतन के लिए भी इसको जाना जाता है। दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं इसके साहित्य में। पहला पॉइंट है उत्थान के कारण। वो कौन कौन से कारण रहे जिससे जो विजयनगर एम्पायर है, जो विजयनगर साम्राज्य है, उसका उत्थान देखने को मिला। पहला है धार्मिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के प्रसार के विरुद्ध हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से साम्राज्य की नींव रखी गई। क्या हुआ? दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के प्रसार के विरुद्ध हिंदू धर्म, मतलब दक्षिण भारत में जो तुगलक सत्ता है वो अपना प्रसार बढ़ा रही थी, तो इसके विरुद्ध में हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए यह साम्राज्य आ गया। भाई जो इस्लाम संस्कृति थी उसके विरोध में आपके सामने जो हिंदू या फिर जो वैदिक संस्कृति है उसकी रक्षा हेतु आपके सामने साम्राज्य निकल कर आता है। और इस साम्राज्य विधारणीय संत की प्रेरणा ने इसे वैचारिक शक्ति प्रदान की। एक विधारणीय संत हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ के इस जो साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के जो राजा रहे पारंपरिक हरिहर और बुक्का, इनकी विचारधाराओं को मजबूत करने का काम किया गया। किसके द्वारा? विधारणीय संत के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है कुशल नेतृत्व। कृष्णदेव राय जैसे महान शासकों ने साम्राज्य को सैन्य और सांस्कृतिक शिखर पे पहुंचाया। क्या कराया? जो कृष्णदेव राय जैसे जो महान शासक हुआ करते थे, कौन? कृष्णदेव राय जैसे जो बड़े बड़े महान शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? साम्राज्य को सैन्य और सांस्कृतिक शिखर पे पहुंचाया। कहां पर? सैन्य रूप से मजबूत पहुंचाया और सांस्कृतिक रूप से क्या किया? शिखर पर पहुंचाने का काम किया। भाई सांस्कृतिक रूप से भी मजबूती प्रदान की और सैन्य रूप से भी मजबूती उनको प्रदान करने का काम किया। समझ में आ गया? तो कृष्णदेव राय जैसे जो बड़े बड़े शासक हुए, उन शासकों का इस साम्राज्य को बड़ा करने पर, ऊंचा और उत्थान करने पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन्होंने न केवल पड़ोसी राज्यों को पराजित किया बल्कि कला व साहित्य को भी संरक्षण दिया। इन्होंने क्या किया? जो उनके पड़ोसी राज्य हैं, क्या है? इनके जो पड़ोसी राज्य हैं, सिर्फ इनको ही पराजित नहीं किया बल्कि कला व संस्कृति को भी क्या दिया? संरक्षित करने का काम किया। समझ में आ गया? तो इनके जो आसपास के जो राज्य हैं, भाई कोई भी राजा को जीतने के लिए, अपने राज्य स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आसपास के राजाओं को हराना पड़ेगा। तो इन्होंने सिर्फ अपने आसपास के राजाओं को ही नहीं हराया बल्कि एक अपनी खुद की कला और संस्कृति को भी क्या दिया? महत्व दिया और उसको भी स्थापित किया। एक इन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने का काम किया। अगले वाला पॉइंट है मजबूत अर्थव्यवस्था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए अनुकूल थी। मतलब जो विजयनगर है उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, क्या कौन सी स्थिति थी? जो भौगोलिक रूप से जैसे ये वातावरणों से घिरा हुआ था, इन्होंने विजयनगर भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए अनुकूल थी। किसके लिए अनुकूल थी? जो व्यापार होता ना आपके सामने, उसके लिए बहुत ही शानदार हुआ करती थी जो विजयनगर एम्पायर की जो स्थिति है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने ये ना दक्षिण भारत में आपके सामने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के आसपास क्या करते थे? अपना इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो अच्छा खासा उपजाऊ भूमि है, वहां पर इनका साम्राज्य देखने को मिलता है। भाई कोई भी साम्राज्य को धन संपदा चाहिए, क्या चाहिए? धन संपदा चाहिए। और उस समय भाई कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो है कौन करती? क्यों है करता? कृषि होया करती। क्या? कृषि हुआ करती। मतलब कृषि क्या होती है? मतलब जो
किसानी है और कृषि है, उस पर सारी अर्थव्यवस्था निर्भर किया करती थी। समझ में आ गया? तो वहां की जो नदियों के कारण अच्छे मैदान देखने को मिलती थी, शानदार कृषि हुआ करती थी। यहाँ के आपके सामने मसाले, रत्न व घोड़ों का विदेशी व्यापार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आपको पता है दक्षिण भारत में मसाले होते हैं, और उस समय जो यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी, कौन सा? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब देशों में मसाले नहीं उगते। मसाले भारत के प्रसिद्ध थे। समझ में आ गया? तो भारत के मसालों का क्या करते थे? ये आपके सामने विदेशों में बेचते थे। यहाँ पर रत्न, आपको पता है दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसे साम्राज्य जो राज्य, वहां पर हीरे जवाहरात निकलते थे, सोने की भी खदानें देखने को मिलती है ना। और विदेशी व्यापार आपके सामने, और अन्य जो चीजें यहाँ पर कॉटन वगैरह होता था, उसका सबका विदेशी व्यापार किया करते थे। तो वहां उस समय इस सब चीजों के कारण, व्यापार के कारण, इनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। समझ में आ गया? तो पहला तो इन्होंने भाई धार्मिक कारण, धार्मिक पहचान भी बनाई अपनी, साथ के साथ कृष्णदेवराय जैसे बड़े बड़े महान शासक हुए, जिन्होंने प्रजा को भी खुश रखा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। भाई बिना अर्थव्यवस्था के बिना कुछ नहीं चल सकता। बिना पैसों से सारी दुनिया चलती, बिना पैसे कुछ नहीं चलता है। तो इनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी। सैन्य नवाचार, विजयनगर के शासकों में एक बड़ी व अनुशासित सेना रखी, जिसमें शक्तिशाली तोपखाने और कुशल घोड़सवार शामिल थे। क्या थे? विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, जिसमें शक्तिशाली तोपखाने और कुशल घोड़सवार भी शामिल थे। क्या थे भाई? इनके पास एक बड़ी मजबूत और अनुशासित इन्होंने सेना रखी, जिससे क्या हुआ? शक्तिशाली तोपखाने, बहुत ही मजबूत जो आपके सामने तोपखाने थे, और घुड़सवार सेना। कौन सी सेना? घुड़सवार सेना भी देखने को मिलती थी। समझ में आ गया? तो इनके पास घुड़सवार सेना भी थी भाई, तोपखाने थे और घुड़सवारों की सेना भी देखने को मिलती थी। पहला पॉइंट है पतन के कारण, कॉज एंड फॉल। पहला है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। कौन सा युद्ध होता है? 1565 में तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? अब अपने देख लिया कि इन्होंने अपने साम्राज्य को उत्थान कैसे किया, अब पतन कैसा हो वो भी देख लेते हैं। यह पतन का सबसे प्रमुख कारण और तत्कालीन कारण था, सबसे बड़ी प्रमुख कारण यही था इनके पतन का, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम सुल्तानों के दक्कन संघ ने विजयनगर को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सबको पता था भाई आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य सबसे शानदार साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य अब धीरे धीरे पतन की ओर आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के मुस्लिम सुल्तान एक जगह हो गए और आपके सामने इस विजयनगर अंपायर को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। क्यों? सोच तो पहले रहे थे, लेकिन पहले शासक बढ़िया थे इनके, अब धीरे धीरे शासक हो गए कमजोर। तो भया जठे पाल हो जा कमजोर तो पानी नीचे की निकल जाए। तो भाई बात है कि वो जिससे इनको क्या कर दिया भाई? विजयनगर को हरा दिया गया। और ये जो विजयनगर के सेनापति राम राय की मृत्यु ने सेना में भगदड़ मचा दी, और इसमें क्या? इनका सेनापति राम राय की मृत्यु हो जाती है और सेना में भगदड़ मच जाती है और ये हार जाते हैं। समझ में आ गया? आंतरिक कलह और उत्तराधिकारी के युद्ध। कृष्णदेवराय के बाद में कमजोर उत्तराधिकारियों और दरबारियों की गुटबाजी ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। भाई कृष्णदेवराय तो बहुत बड़े शासक रहे, है ना, मतलब उनका तो बहुत अच्छा खासा नाम है। ये मान लो अपने जितने भी जो बड़े बड़े जो वीर शिवाजी हो गए, है ना, उनके समकक्ष मान सकते हो। अगर राजस्थान की बात करें तो महाराणा प्रताप हो गए, और भी बहुत से ऐसे राजा रहे, महाराणा सांगा हो गए राजस्थान के। इधर पंजाब के रणजीत सिंह जो राजा हुआ करते थे, उनके समकालीन जो महान शासक हैं, और भी भाई उत्तर पूर्व के भी काफी महान शासक रहे, उनसे भी महान शासक, उनके बराबर और उनके आप टक्कर के शासक मान सकते हो किनको? कृष्णदेवराय को। बस उनका इतिहास में इतना नाम नहीं दिखाया जाता है, जितना बढ़ा चढ़ाकर अपने इनको दिखाया जाता ना मुगलों को, उतना इनको नहीं दिखाया गया है। तो कृष्णदेवराय के बाद में भाई अच्छे मजबूत शासक नहीं आए, और कमजोर उत्तराधिकारियों ने क्या कर दिया? जो गुटबाजी हुआ करती थी उसको धीरे धीरे कमजोर कर दिया। पड़ोसी राज्य से निरंतर संघर्ष। बहमानी साम्राज्य के बाद में दक्कन सुल्तानों के साथ रायचूर दोआब के क्षेत्र में नियंत्रण युद्ध ने राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? बहमानी साम्राज्य, और उसके बाद में क्या हुआ? दक्कन जो सुल्तान है उन्होंने क्या किया?
जो भाई बेमानी साम्राज्य और उसके बाद के जो दक्कन के जितने भी जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने जो दोआब का जो क्षेत्र है वहां पर लगातार युद्ध करते रहे, जिससे संसाधनों को समाप्त कर दिया। युद्ध लगातार होते रहे तो दोआब का वो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच में जो बाढ़ क्षेत्र होता है ना, जहां पर कृषि बहुत ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में इन्होंने लगातार युद्ध किए। और युद्ध करने से क्या कृषि वगैरह प्रभावित हुई, जिससे क्या व्यापार प्रभावित हुआ, और व्यापार प्रभावित हुआ तो भाई अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, और अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो समझ लो पूरा शासन ही चरमरा जाता है। तो बेमानी साम्राज्य के बाद में दक्कन सुल्तानों ने क्या कर दिया, इनको स्ट्रेटेजिकली मारना शुरू किया। पहले इन्होंने क्या किया, जो दोआब क्षेत्र होता था ना, वहां पे धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना शुरू किया। अगले वाली है सामंती व्यवस्था, नायकर प्रणाली। धीरे धीरे स्थानीय नायक जैसे प्रमुख सैन्य प्रमुखों ने केंद्र की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य बिखर गया। क्या हुआ, जो सामंती व्यवस्था हुआ करती थी जैसे नायकर प्रणाली, धीरे धीरे जो स्थानीय नायक हुआ करते थे जैसे कि सैन्य प्रमुख क्या हुआ करते थे, जो धीरे धीरे जो स्थानीय नायक हुआ करते थे जैसे सैन्य प्रमुख हो गए, इन्होंने केंद्र में जो कमजोरी हुआ करती थी, केंद्र की जो कमजोरी थी उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, अपना फायदा उठाकर उसको स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य बिखर गया। धीरे धीरे क्या है, साम्राज्य उससे टूटना शुरू हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे साम्राज्य उससे टूटना शुरू हो गया। अगले वाला है विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण भारत में धर्म और कला की रक्षा की। लगातार आपके सामने विजयनगर साम्राज्य इसने 3 शताब्दियों तक 300 सालों तक लगातार अपनी जो हिंदू धर्म धार्मिक संस्कृति उसको बचाकर रखा। तालीकोटा का जो युद्ध देखने को मिलता है, इस युद्ध के बाद हम्पी के विनाश ने केवल साम्राज्य का अंत किया, बल्कि भारतीय वास्तुकला को भी एक स्वर्णीय युग का समापन हो गया। क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में जो हम्पी का जो विनाश हुआ, और इससे एक साम्राज्य विनाश नहीं हुआ बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचा। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, कौन सा पेपर होने वाला है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। मुगल कालीन राजनीति में नूरजहां जुत्ता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, मुगल कालीन जो राजनीति होती है उसमें नूरजहां जुत्ता की क्या भूमिका, मतलब नूरजहां की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया। तो मुगल राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने, इसमें जो जो पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो अब मुगल साम्राज्य में नूरजहां जुत्ता का स्थान, नूरजहां जहांगीर की पत्नी का स्थान अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है, वह न केवल एक प्रभावशाली साम्राज्य की थी बल्कि 1611 से लेकर 1627 के बीच में मुगल राजनीति की धुरी रही। जितने दिन आपके सामने जहांगीर है वो उतना कुशल शासक नहीं था। समझ में आ गया, उसे उतना कुशल प्रशासक नहीं था, उसको इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा नशे पते करने वाला व्यक्ति था, है ना, तो उतना ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था। तो उसकी जो प्रशासनिक कमी है उसको इस जो नूरजहां है उसने इस कमी को दूर किया। कैसे दूर किया, क्योंकि ये बहुत समझदार महिला थी, है ना, प्रशासनिक रूप से, तो इसने पूरे साम्राज्य को थोड़ा बहुत संभालने का काम किया। और ये कब से कब तक, 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने मुगल राजनीति को संभालने का काम किया। इतिहासकारों में बेनी प्रसाद ने इस काल को नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। इतिहासकार ने क्या किया, इतिहासकार बेनी प्रसाद ने नूरजहां जुत्ता के प्रभाव का काल माना जाता है। तो जहांगीर का जो युद्ध काल है इसको हम जहांगीर काल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें नूरजहां का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। उस प्रशासन को चलाने में, उस साम्राज्य को चलाने में उनका भी अद्वितीय योगदान रहा है। क्या क्या था भाई, नूरजहां का अर्थ है एक छोटा, जुत्ता का अर्थ होता है एक छोटा प्रभावशाली समूह चलाना। जुत्ता का अर्थ ये होता है कि आप एक छोटे समूह को चला रहे हो अच्छे से। इस गुट को मुख्य रूप से 4 सदस्य हुआ करते थे। कौन से 4 सदस्य इसने बनाए, अपने उन सदस्यों के सारे अपनी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था वो चलाती थी। पहला था इसमें नूरजहां, समूह के नेता और मुख्य रणनीतिकार के रूप में। जो नूरजहां है वो आपके सामने क्या हुआ करती थी, उस समूह की नेता हुआ करती थी।
जो उसने अपना समूह बनाया था, उसकी प्रमुख नेता और प्रमुख रणनीतिकार यही थी। क्या थी? प्रमुख नेता भी यही थी, प्रमुख रणनीतिकार के रूप में भी इसको देखा जाता था। मियां गयासी बेग कौन? एकतमादुल्लाह कौन? मिर्जा गयास बेग हैं, वो कौन हुआ करते थे? नूरजहां के पिता और साम्राज्य के दीवान, है ना। तो पहली तो इसमें नूरजहां थी, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया 4 लोगों का, उसको जुटा के नाम से जाना जाता है, मतलब 4 लोग, छोटा सा ग्रुप जो पूरे के पूरे साम्राज्य को चले, उसको जुटा के नाम से जाना जाता है। उसमें पहला और महत्वपूर्ण स्थान था नूरजहां को, वो समूह की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी। फिर इसने दूसरा स्थान दिया अपने पिता को, मिर्जा गयासी बेग एतमादुल्लाह, जो क्या थे? नूरजहां के पिता भी थे और साम्राज्य के दीवान के रूप में। दीवान क्या हुआ करते थे भाई? दीवान वो हुआ करते थे जिनको कोई साम्राज्य की छोटा मोटा कोई स्थान दे दिया, है ना। जैसे भाई पूरा दिल्ली सल्तनत है, उसमें कोई अजमेर का कोई अजमेर जगह उसको संभाल रहा है कोई, तो उसको दीवान बोल दिया जाता था। आसफ खान, नूरजहां के भाई। आसफ खान कौन है? जो नूरजहां है उसके भाई कौन थे? आसफ खान को जाना जाता है। अगले वाला कौन है? शाहजदा खुर्रम, अकबर का पोता और भविष्य का शाहजहां। तो आपके सामने भविष्य का जो अकबर का पोता हुआ करता था और शाहजहां जिसके नाम से जाना जाता, अस्मान खान, आसफ खान का दामाद। तो ये 4 लोगों का इसने क्या था? जो नूरजहां उसने ग्रुप बना रखा था। और इनका क्या काम था? इनका देखो, ये थे तो इसके सारे रिश्तेदारी, लेकिन इसने क्या कर रखा था? ये चारों लोग थे समझदार, जो साम्राज्य को संभालते थे। मुगल राजनीति में भूमिका और प्रभाव के बारे में बात करें, क्या होता है? प्रशासनिक नियंत्रण। जहांगीर के अत्यधिक मदपान और विलासिता के कारण शासन वास्तविक शक्तियां नूरजहां के हाथों में आ गई। तो जहांगीर है ना, वो आपके सामने नशे पते बहुत करता था। क्या करता था भाई? जहांगीर है वो एक बार आपके सामने, अकबर है ना, वो इससे संबंधित हमेशा, अकबर का बेटा था, इससे हमेशा परेशान रहता था। क्यों? इसके 2 बेटे थे अकबर के। एक तो पहले ही जो मदपान मतलब दारू शराब विलासिता के कारण पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। दूसरा ये था, ये भी खूब शराब पिया करता था। दूसरी बात है, अकबर को पुत्र है ना, बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, इसीलिए भी वो परेशान था। मुश्किल से एक दो हुए थे, उसमें से एक पहले मृत्यु हुई, दूसरे वाला ये था, ये भी बहुत ज्यादा शराब पिया करता था, तो बहुत परेशान रहता था अकबर, है ना। और लास्ट में इसने विद्रोह भी कर दिया था जहांगीर ने, इसलिए उनकी मृत्यु भी देखने को मिली थी जल्दी थोड़ी। और ये इसीलिए आपके सामने इसका शासन काल है, इसकी शासन काल की जो कमजोरियां हैं, जो विलासिता है, वो ये समझ लो कि नूरजहां ने कहीं ना कहीं छिपा दी थी। वो एक थोड़ी समझदार स्त्री थी। शाही फरमानों पर जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के हस्ताक्षर होने लगे और सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा। कैसे उसका प्रभाव हम जान सकते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति का प्रभाव हम कैसे जान सकते हैं? तो कोई भी अगर शाही फरमान जारी हुआ करता था, अगर जहां पर शाही फरमान जारी हुआ करता था, वहां पर जहांगीर के भी साइन हुआ करते थे और नूरजहां के भी। तो इसी चीज से पता चलता है सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है, कोई भी फरमान जारी होता ना, शाही संदेश, है ना। तो जैसे भारत सरकार की तरफ कोई भी संदेश जारी होता है, तो क्या तो उस विभाग का मंत्री देगा, है ना, उस पर साइन, या पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसी से उसकी शक्तियों के बारे में पता चलता है। तो भाई जहांगीर की पत्नी खुद नूरजहां भी साइन किया करती थी, तो उससे उसकी शक्तियों का भी पता चलता है। सिक्कों पर भी उसका धीरे धीरे नाम अंकित होने लगा। जो सिक्के बनाए जाते थे उस पर भी उसका नाम देखा गया था। क्या था? सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित किया जाता था। पदोन्नति और नियुक्तियां। साम्राज्य में सभी महत्वपूर्ण पदों पर नूरजहां के समर्थक और जो रिश्तेदार हैं उनको नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? साम्राज्य में जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो महत्वपूर्ण पद थे, उसमें क्या थे? नूरजहां के जो समर्थक हैं उनको और उनके रिश्तेदारों की नियुक्ति की गई थी। क्या कर दिया गया था? क्या तो उनको नियुक्ति कर दी गई थी, उनके नूरजहां के समर्थकों की, या फिर उनके जितने भी जो रिश्तेदार हुआ करते थे उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ? उसके हाथों में कंट्रोल आ गया, नूरजहां के हाथों में। क्यों? उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी तो उसी की बात करेंगे, समर्थक, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे उसने क्या किया? प्रशासनिक रूप से भी अपने लोगों को वहां पर बैठाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। तो भाई बात है, वह घर में की चल है, जी की ज्यादा बढ़ाई करने वाला, जी की ज्यादा साथ देने वाला। तो यही बात है, ज्यादा साथ की को दिया करता वह लोग? नूरजहां को। इस दरबार में ईरानी प्रभाव काफी बढ़ने लगा और आपके सामने जो ईरानी जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने लगा, क्योंकि नूरजहां उसी से प्रभावित थी, उसी विचारधारा से या वही से आती थी। खुर्रम का उत्थान व पतन। प्रारंभ में जुत्ता ने शाहजहां खुर्रम की उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया, लेकिन उसने कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया।
भाई प्रारंभ में जोधा ने क्या किया, शहजादा खुर्रम है, जो शहजादा खुर्रम है उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। लेकिन और वो सफल भी हुआ, उसने कई क्या क्या आपके सामने कई सैन्य अभियान भी जीत कर दिए। तो इससे क्या है, साथ जो आपके सामने नूरजहां उसकी और ज्यादा उपलब्धि बढ़ने लगे। भाई सीधी सीधी बात बताओ, गांव का सरपंच बनो थे, है ना, और गांव में 3-4 कोया का काम कर दो जो सक्सेसफुल सफल हो जाए। गांव में स्कूल की मरम्मत करा दी, सड़क बनवा दी, कई सालों कौन बन रही है ना, पानी की व्यवस्था कर दी, तो गांव में क्या हो जाएगा, सारा लोग थारी बधाई करेंगे, बोले अगली बार थाने सुनागा सरपंच जी। तो यही चीज है, उसने क्या किया, खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी बनाया जहांगीर का, और उसी ने जो क्या किया आपके सामने कई सफल अभियान निकाले, इसलिए इसका भी प्रभाव पड़ने लगा। जोधा का बिखराव और परिणाम, 1720 के बाद में गुट बिखरने लगा, 1620 के बाद में, 1620 के बाद में एक गुट क्या है, बिखरने लगा, धीरे धीरे ये गुट है वो टूटने लगा, जब नूरजहां ने अपनी पहली शादी से उत्पन्न बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से कर दिया। तो इस यहाँ पर क्या कर दिया भाई, जो नूरजहां ने अपनी पहली शादी से जो उत्पन्न उनकी बेटी हुई थी बेगम, उसका विवाह क्या कर दिया इसने, जो छोटे बेटे शहरयार, जो जहांगीर का जो बेटा था ना, उसी से उसकी शादी कर दी। तो उसने खुर्रम के स्थान पर शहरयार का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या कर दिया भाई, उसकी बेटी है ना और उसका दामाद, तो अब भाई दामाद का भला होगा तो बेटी का भी भला हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो उसकी फिर से चलने लग जाएगी। तो उसने क्या किया, जो पहले खुर्रम को जो उत्तराधिकारी बनाया था उसको तो उसने कर दिया धीरे धीरे समर्थन कम करना, और उसने जो उसका बेटा था कौन, शहरयार, उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि भविष्य में वो राजा बनेगा तो उसकी बेटी क्या बन जाती भाई, रानी बनती, बेगम बनती। उसमें खुर्रम ने विद्रोह कर दिया और दरबार में गुटबाजी, नूरजहां गुट नवाब खुर्रम गुट के चरम पर पहुंच गए। तो इसमें क्या हुआ आपके सामने, जो खुर्रम है जो भाई अब शक्तिशाली भी हो चुका था, उसने कई सैन्य अभियानों को भी जीत चुका था, तो वो पहले से शक्तिशाली था, तो उसने विद्रोह कर दिया और इसीलिए अब दरबार में गुटबाजी होने लगे, जहां पे नूरजहां का गुट अलग होने लग गया और खुर्रम गुट अलग होने लगे। भाई बड़ा राजा की तो बड़ी रीत है ना, तो इसीलिए क्या है, अब 2 गुट बनने लगे। पहले एक ही गुट था, जो पहले नूरजहां ने खुद ने जो आपके सामने खुर्रम को शक्तिशाली किया, अब वही व्यक्ति उसका विद्रोह भी करने लग गया। मूल्यांकन की बात करें, नूरजहां ने जहांगीर के काल में स्थिरता प्रदान की। जो शुरुआती काल है जहांगीर का, उसमें इस गुट ने बहुत ही ज्यादा सही से काम किया, और जो जहांगीर है उसकी जो प्रशासनिक विफलताएं हैं, उसकी भोग विलासता की जो प्रवृत्ति है, जो एक कुशल शासक नहीं था, उसकी कुशल शासक की जो प्रशासनिक विफलताओं को इसने काफी हद तक प्रशासनिक रूप से मजबूती देकर क्या क्या स्थिरता प्रदान की। और उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको नई ऊंचाइयां दी। इन्होंने क्या किया, उस समय की जो कला व संस्कृति हुआ करती थी उसको भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना शुरू किया। हालांकि इसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने मुगल दरबार में गुटबाजी भी की, लेकिन क्या हुआ भाई, महत्वाकांक्षाएं इसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबकी बढ़ती है भाई महत्वाकांक्षा, इसकी भी बढ़ने लगी। इसकी क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि उसने अपने बेटी का विवाह किससे कर दिया, जहांगीर के बेटे से। तो अब उसने उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और उसने जो खुर्रम को उत्तराधिकारी बनाया था उसको कमजोर करना शुरू कर दिया, जिससे खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। और जिससे जो शाहजहां हुआ करता था भाई, उसने क्या किया, उसकी जो विद्रोह कर दिया भाई, खुद शक्तिशाली था, कई सैन्य अभियानों को भी जीता था, तो इसे क्या हुआ, साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। अंततः जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन नूरजहां के बजाय दामाद शाहजहां का साथ दिया, जिससे क्या हुआ, जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने अपनी बहन, जो आसफ खान जो उसका पिता हुआ करता था, उसका भाई हुआ करता था नूरजहां का, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसने क्या किया भाई, उसने अपने दामाद का, उसने भी तो अपनी बेटी की शादी कर रखी थी, उसने शाहजहां का साथ दिया, बहन का साथ नहीं दिया। तो इसलिए क्या हुआ, जो शाहजहां क्या हो जाता है, वो राजा बन जाता है, और नूरजहां का जो राजनीतिक जीवन है वो भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ उसकी गुटबाजी है वो भी खत्म हो जाती है। तो यही है मुगल राजनीति में नूरजहां जुता की भूमिका का बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलता है, जरूर से पढ़ लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।
मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। क्या करना है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर भाई करवा दो, बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर इससे ज्यादा हो गए तो आप अगले वाले टारगेट की तरफ अपन बढ़ेंगे, वो भी कंप्लीट कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से कर देना भाई क्लिक। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर क्लिक करके आपके सामने ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मुगल भू राजस्व प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। क्या थी? मुगलों की जो भू राजस्व व्यवस्था, मतलब जहां पर आपके सामने जो भूमि को नापने की जो व्यवस्था थी, भाई भू राजस्व व्यवस्था आज के समय भी अपन गिरदवारी करता है, पटवारी पट्टा लेते हो आप जमीन का, उसी तरीके से है ना। आज के समय तो जो किसानी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पहले तो भाई आपके सामने उद्योग धंधे तो हुआ नहीं करते थे। पहले तो सिर्फ क्या हुआ करती थी, कृषि हुआ करती थी, उसी से राजस्व उत्पन्न होता था। तो क्या होता था, राजस्व प्रणाली है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली थी। और वो राजस्व प्रणाली किससे निकलती थी? भूमि की कृषि से। तो इसीलिए भूमि पर क्या लगता था? कर, और उस कर को नापने के लिए उसकी सही व्यवस्था होनी जरूरी थी। मुगलों ने उसको सही से क्रैक किया, मुगलों ने उस पर सही से काम किया। विशेष रूप से अकबर के अधीन जिसे कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने में प्रमुख सुधार किए। जो अकबर है ना, अकबर ने क्या किया, अपने कुशल व निष्पक्ष राजस्व व्यवस्था को बनाने का काम शुरू किया। क्योंकि अकबर के अधीन जिसने जो कुशल व निष्पक्ष राजस्व संग्रह करने के प्रमुख, मतलब सबसे अगर मुगलों की बात करें उसमें अकबर है ना, उसकी कुशलता इसीलिए भी थी कि उसने अपने राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से खुद को मजबूत नहीं किया, बल्कि अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक रूप से भी खुद को मजबूत किया। और कैसे मजबूत किया? उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था अच्छी बनाई। भू राजस्व मुगल राज्य के आय का मुख्य स्रोत था। भाई सबसे ज्यादा पैसा किससे आता था? मैं बता रहा हूं, कृषि से आता था। तो भू राजस्व व्यवस्था उनकी सबसे मजबूत व्यवस्था थी। प्रणाली का परिचय। हालांकि शेरशाह सूरी जैसे पहले के शासकों ने भूमि सुधार पेश किए थे, तो इनसे पहले शेरशाह सूरी आए थे, है ना। तो उनके द्वारा आपके सामने भाई जो हुमायूं के टाइम पे जो शेरशाह सूरी आया था, जिसने पहले हरा दिया था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर से हुमायूं आ जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी को एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। क्यों? उसने जो काम किए थे ना आधुनिक जो मध्यकालीन भारत में, वो बहुत शानदार भाई प्रशासक था। उसके द्वारा चाहे सड़कों का निर्माण हो गया, चाहे राजस्व व्यवस्था हो गई, चाहे सैन्य प्रणाली की, उसकी बहुत शानदार थी। यह अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच में जिसने राजा टोडरमल के मार्गदर्शन में राजस्व व व्यापक व वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित की। तो जो टोडरमल है, जो इनका वित्त मंत्री हुआ करता था, उसने क्या किया भाई, आपके सामने एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? एक शानदार राजस्व व्यवस्था बनी। अकबर क्यों महान शासक बना? इसीलिए नहीं कि वो महान था, वो खुद तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, नहीं, वो हमेशा उसके आसपास जो लोग हुआ करते थे ना, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे। समझ में आ गया? जब शक्ति सही व्यक्तियों के हाथों में होगी ना, तो उससे क्या होता है, समृद्धि आती है। और जब शक्ति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कम कुशल लोगों के पास, जिनका मानसिक संतुलन नहीं पता आज क्या कर रहे हैं, कल कुछ क्या कर रहे हैं, तो दुनिया में विनाश ही आता है। समझ में आ गया? तो शक्ति सही हाथों में आनी जरूरी है। और यही अकबर की खूबसूरती थी कि वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपने आसपास कैसे लोगों को रखता था, समझदार लोगों को। समझ में आ गया? और इसीलिए वो महान शासक बना। चाहे उनकी कितनी कमियां कर लो, चाहे आप उनको इस्लाम के आधार पे क्रिटिसाइज कर लो, आपको जो करना है कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति सही था उसकी आपकी अच्छाइयों को भी समझना जरूरी होता है। भाई चाहे दुश्मनी हो, लेकिन दुश्मन की भी अगर कोई अच्छाई है तो ग्रहण करनी चाहिए आदमी, वो आदमी जिंदगी में आगे बैठे। तो उसने राजा टोडरमल का क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था उसने लेकर आया। प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हुआ करती थी? भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता के आधार पर उसको मापा जाता था। तो इन्होंने क्या क्या, टोडरमल ने क्या बनाया कि पहले तो जैसे भाई सारी जमीन है उस पर ही 25% कर लगा दिया, 10% कर लगा दिया। 10% क्या, 10 बोरी में से 10 बोरी अगर आपकी अनाज होगी तो 1 बोरी राजा ले जाएगा, इस प्रकार का नियम। लेकिन टोडरमल ने कहा ऐसा नहीं, काफी एक ऐसी जमीन होती है जहां पर आपके सामने क्या होता है भाई, बहुत कम उपजाऊ होती है। भाई कहीं पर एक तो ऐसी जमीन है जहां पर 100 बोरी
उत्पन्न होती है। तो वहां से क्या होगा भाई, आपके सामने 10 बोरी ले गए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 90 बोरी बच गई वो तो फिर भी उसका काम चल जाएगा। एक ऐसी जमीन है 100 बीघा में 100 बोरी होती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कम है लेकिन उदाहरण के लिए ले लो आप, है ना। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे आपके सामने 100 बीघा में बोरी हो रही है 5, कितनी हो रही है 5, उसमें से भी आप अगर लेकर चले जाओगे कुछ उसका 10% ही लेके जाओगे, 500 का भाई 10% अगर आप लेकर जाओगे, 50 किलो लेकर जाओगे अगर आपके सामने, तो भी उसके पास 4.5 ही बचेंगे बेचारे के पास, पहले कम थी आपने और कम कर दी, है ना। उदाहरण दे रहा हूं। तो 100 वाले को तो फर्क नहीं पड़ा, जितना फर्क कितने को पड़ गया भाई, जो 5 बोरी वाले को, उसने पहले मेहनत की, पहले उसके पास कमाया, उससे भी आप लेकर चले गए। तो इसने क्या कहा कि हम अब भूमि पर एक समान कर नहीं लगाएंगे, उसकी उपजाऊता कितनी उपजाऊ जमीन उसके आधार पर उस पर कर लगाया जाएगा। तो उसने भूमि को अलग अलग भागों में बांट दिया, उसने रिसर्च की और ये पता चला कि जमीन कैसी कैसी होती है। पहली प्रकार की जो जमीन है उसको वो पोलज बोलता था। नियमित रूप से खेती, ऐसी जमीन जिस पर रेगुलर खेती होती है। भाई आज के समय तो क्या है, शानदार बीज आ गए हैं, शानदार उर्वरक आ गए हैं, शानदार अपने क्या है पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो आजकल तो सारी जमीन हर साल उपजाऊ रहती है ना, अपन कर लेते हैं उसको आधुनिक तकनीकों के माध्यम से। पहले ऐसा नहीं था, पहले बरसात होती थी तो जमीन में अनाज उपज जाता था। भाई आपके दादा के पिता को जो परदादा है ना, भाई आज के समय अगर कोई आपके गांव में कोई 80 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उससे पूछ लेना, पहले के समय गेहूं नहीं उगता था इतना ज्यादा राजस्थान में, बाजरा मक्का जो इनकी रोटियां खाते थे लोग, है ना। पूछना, अगर आप गांव में इससे संबंध रखते हो तो पूछना, है ना। तो पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो पहले जो नदियों के किनारे जमीन हुआ करती थी ना, वही पूरी साल को उसको उपजाऊ रहती थी, उसी पर अनाज उगता था। समझ में आ गई। और नदियों के किनारे वो नहीं जो एकदम किनारे, जो थोड़ी दूर पर है, उस जमीन को पोलज बोलते थे। अगले है परोती, अस्थायी रूप से परती, मतलब अस्थायी रूप से जिसको उपजाया जाता है, मतलब कभी उपजा लिया लेकिन 2-3 साल उपजाने के बाद में क्या हो गया, उस पर वो जमीन अनुपजाऊ हो गई, तो 2-3 साल छोड़नी पड़ गई, है ना, फिर उगा लिया, तो उसको परोती के नाम से जाना जाता था। चाचर, 3-4 साल जिस पर आपके सामने अनाज उगाया जा सकता है उसको चाचर बोलते थे। बंजर कौन सी, 5 साल से अधिक समय तक जिसपे कोई खेती नहीं की गई उसको बंजर बोलते थे। तो यह आपके सामने उसने अलग अलग प्रकार के विभागों में उसको बांट दिया। ये रट लेना, चाचर हो गया, ये परोती हो गया, कंपटीशन में सवाल आता है सेम टू सेम हमेशा। भूमि का माप, भूमि को जरीब नामक रस्सियों के साथ बीघा जैसी मानकीकृत इकाइयों का उपयोग करके नापा जाता था। और अब इन्होंने क्या किया, सिर्फ इनको अलग अलग भागों में नहीं बांटा, बल्कि क्या कर दिया, रस्सियों के माप बना दिए इन्होंने, बीघा जैसी कोई इकाई बना दी। जैसे भाई कहीं पर बीघा, कहीं पर हेक्टेयर, कहीं पर आपके सामने किले, इस हिसाब से नापते हैं ना अपने आसपास के क्षेत्रों में। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, एक जरीब नामक एक व्यवस्था बनाई, जिससे क्या करते थे, आपके सामने ये भूमि को माप करते थे। इस प्रणाली ने खेती की भूमि का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया। इससे क्या होगा, खेती है उस पर उसका सटीक मूल्यांकन हो गया कि कौन सी तो भूमि है जो उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, कितनी जमीन है, कितनी नहीं है, तो एकदम सटीक मापन होने लग गया। मूल्यांकन पद्धतियां, जब्त प्रणाली प्रमुख प्रांतों में शुरू की गई। 10 वर्षों में भूमि की औसत उपज की गणना की गई। क्या किया गया, ऐसे नहीं किया गया, जब्त प्रणाली बनाएगी। अब जब्त प्रणाली क्या हुआ करती थी, जब्त प्रणाली वो हुआ करती थी आपके सामने जहां पर क्या 10 सालों तक इस खेत से कितना अनाज उगा है उसका औसत निकाल दिया, और उस औसत के आधार पे अपने क्या कर दिया, उन्होंने टैक्स है वो लगा दिया। समझ में आ गया। तो कई तो 5-5 बीघा हो रही हो, 5-5 बोरी निकल रही, कटी 100-100 बीघा निकल रही है, तो उसी के हिसाब से उन्होंने टैक्स लिया है। उसमें 1/3 राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया, 1/3 राज्य के हिस्से में तय किया गया जो नगद में दे था। मतलब जितनी उपज होगी उसका 1/3, मतलब 3 बोरी होंगी तो 1 राजधानी देनी पड़ेगी, 300 होंगी तो 100 देनी पड़ेगी। समझ में आ गया। और देनी कैसे होंगी, नगद पैसों के रूप में, अनाज के रूप में नहीं दे सकते, उसको बाजार में बेचना और पैसे जो आएंगे वो उसको उनको देना है। अन्य प्रणालियां बनाई, बटाई, वास्तविक उपज के हिस्से के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व, मतलब वास्तविक उपज जो उपज हुई अनाज लेकर चले गए तो उसको बटाई के नाम से जानते थे। कनकूट, अनुमानित उपज के आधार पे, ये तो वास्तविक उपज मतलब जितनी हुई है, जैसे मान लो 100 बोरी हुई है ना, तो उसके आधार पे ले लिया। कनकूट हुआ करता था अनुमानित, भाई कोई नहीं, कहीं पर क्या हो गया भाई अनुमान लगा लिया, औरत तो 10 बोरी होगी, औरत 5 बोरी होगी, 7 बोरी होगी, उस हिसाब से इन्होंने लिया, उसको कनकूट बोलते थे। नाशक,
पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व है, मतलब पिछले भाई 500 सालों में कैसा उपजाऊपन हो रहा है, वैसी फसल इस बार भी हुई है, तो उसको नासक के नाम से जानते थे। तो ऐसे समझ लो कि भाई जब बरसात अच्छी हुआ करती थी ना, तब अच्छी उपज होती थी, तब तो लेते थे वास्तविक उपज में। और जब कम बरसात होती थी, अच्छा मौसम नहीं हुआ करता था, है ना, अकाल वगैरह पड़ गया, थोड़ी कम फसल हुई, तो कनकुट जैसे कि भाई अनुमानित करके ले लिया। और फिर नाशक कैसे लेते थे कि भाई आपके सामने ठीक ठाक सा मौसम रहा है, पिछले सालों में भी ऐसा ही था, अब की साल भी ऐसा ही, तो नाशक लगा लिया करते थे, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व एकत्रित कर लिया करते थे। अधिकारियों की क्या भूमिका हुआ करती थी, कौन कौन अधिकारी हुआ करते थे? आमिल, राजस्व संग्रहकर्ता, राजस्व एकत्रित करना और रिकॉर्ड रखना। एक राजस्व संग्रहकर्ता आमिल के नाम से जिसको जाना जाता था, उसका काम क्या हुआ करता था? रिकॉर्ड बना के रखता था, पटवारी की तरह। समझ में आ गया कि कितना अनाज हुआ है, क्या हुआ है, कितनी खेती है, कितनी जमीन है उसका। कानूनगो, गांव स्तर पे भूमि और राजस्व का रिकॉर्ड रखना। कानूनगो कौन है भाई? आपके सामने गांव में कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड रखता था पटवारी, गांव का रिकॉर्ड रखने वाला। मुकदम, गांव की मुखिया जो राजस्व संग्रह में मदद करता था। भाई गांव के मुखिया की भी, भाई बाहर के अधिकारियों को तो क्या पता है कि यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है, तो एक मुकदमे बना दिया जाता था, जो क्या करता था, आपके सामने गांव में कितना राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है उसके लिए खुद जा जाकर बताता था, उनकी मदद करता था। किसान, रेतों के अधिकार, किसानों के पास स्वामित्व का अर्थ है वे अन्याय के मामले की अपील कर सकते थे। तो अब किसानों, जो जमीन है ना, वो राजा की नहीं थी, जमीन किसानों की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। और अगर कोई अन्याय हो गया, अगर किसी से ज्यादा राजस्व वगैरह लिया, तो वो अपील कर सकते थे अपनी, कहां पर भाई, राजा से शिकायत कर सकते थे। इस प्रणाली ने राज्य और किसानों के बीच में सीधा संपर्क बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ भाई, किसान है वो भी सुखी रहने लगे। एक तो उनकी जमीन राजा के पास नहीं थी, वो उनको हड़पा नहीं सकता था, किसी और को नहीं दे सकता था। समझ में आ गया? और अगर कोई गलती होती थी तो उसकी वो शिकायत कर सकते थे, इससे भी वो खुश थे। महत्व प्रभाव, मुगल राज्य के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित हो गया। इससे क्या, मुगल साम्राज्य है उसमें राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली वो स्थिर हो गई। भूमि प्रशासन में एक रूपता और जवाबदेही आई। जो भूमि प्रशासन है उसमें क्या है, आपके सामने जवाबदेही देखने को मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। व्यावसायिक अभिलेखों और सर्वेक्षणों के माध्यम से साम्राज्य में एकीकृत करने में मदद मिली। क्या हुई? जो अभिलेख हैं और जो सर्वेक्षण है उसके माध्यम से जो साम्राज्य है उसको एकीकृत करने में, किसमें, साम्राज्य को एक जगह इकट्ठा करने पर मदद मिली। मुगल भूमि राजस्व प्रणाली विशेष रूप से अकबर के अधीन पूर्व आधुनिक भारत की सबसे कठिन व प्रभावी प्रणालियों में से एक थी। क्या थी? मुगल भूमि राजस्व प्रणाली है वो अकबर ने उस समय की ऐसी शानदार प्रणाली बनाई जो पूरे भारत में क्या है, उसको निष्पक्ष मूल्यांकन, मतलब सही से मूल्यांकन करके प्रत्येक संग्रह, जितनी भाई आपको पता होता है कि इस साल में कितना संग्रह होगा, और प्रशासनिक रूप से शानदार पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो ये थी मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एलिवेट करना आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ बलबन इन द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को कैसे आपके सामने एक इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। विस्तार से पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई क्या कर दो? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपने को 30,000 सब्सक्राइबर, कितने? 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। और अपने को 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है, कौन सा? 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको पूरा अचीव करना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आपको पीडीएफ फ्री में प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ आपको फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और इस सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको हिस्ट्री सर्च करना है।
जैसे हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक कर देना आपको, और इसको आपको बकायदा पढ़ लेना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये भी पढ़ सकते हो, और ये वाली एकदम इसमें सब कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिटेल्स है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं भाई अपन। जो दिल्ली सल्तनत के सदृढ़ीकरण में बलबन का क्या योगदान रहा उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यह कथन बलबन, जिसे बावन ग्यासउद्दीन बलबन भी कहा जाता है, तो बलबन को क्या कहा जाता है भाई? बावन या ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की आपके सामने शुरुआत है उसको गुलाम वंश के द्वारा की गई थी, है ना। ये आपके सामने क्या थे भाई? गुलाम वंश इनको ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये दास थे, उसके बाद में ये राजा बन गए यहाँ के, है ना। तो इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान बनी, और फिर बलबन देखने को मिला। तो बलबन एक काफी शक्तिशाली और काफी आपके सामने समझदार और एक योद्धा राजा था। इसका शासनकाल लगभग आपके सामने 1226 से कब तक? 1266 से लेकर 1287 तक देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसका शासन कब 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 था? 1267 से लेकर 1287 तक का देखने को मिलता है। और ये एक प्रमुख व्यक्तित्व था। कैसा था भाई? आपके सामने एक प्रमुख पर्सनैलिटी में से था। समझ में आ गया? एक प्रमुख आपके सामने व्यक्तित्व में से था। उसके शासन काल को अक्सर रक्त व लोहे की नीति से जोड़ा जाता है। इसको किससे जोड़ा जाता है? रक्त और लोहे की नीति से उसको जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? क्यों रक्त और लोहे की नीति जाना जाता है? कि जिस राजाओं ने इसका विद्रोह किया उसको तो इसने क्या कर दिया? आपके सामने उसको मार दिया, तो रक्त बहा दिया इसने। लोहा क्या था? जो राजा इसको लगता था कि भाई ये राजा अपने खिलाफ आपके सामने क्या कर सकता है, अपने से ज्यादा ताकतवर अपना विद्रोह कर सकता है, उसको इसने क्या किया? अपनी कूटनीतिक रूप से अपना साम्राज्य को ऐसा बनाया कि इस पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता था, और खुद को मजबूत बना लिया। तो इसीलिए उसको लोहा व रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। जो शासन के प्रति सख्त सत्तावादी और सैन्यवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। मतलब इसका शासन कैसा था भाई? इसने क्या क्या अपने आप को मजबूत करने के लिए जो ये प्रयास कर सकता था ना, उसने सारे प्रयास के अपना शासन काल को इसने सख्त बनाया। कैसा बनाया? सख्त बनाया। सत्तावादी, जो सत्ता की जरूरत होती है वो, और आपके सामने सैन्यवादी इसने बनाया। लोहे और रक्त और लोहे की नीति का अर्थ क्या होता है? रक्त और लोहे की नीति का अर्थ है वाक्यांश, सैन्य शक्ति, विपक्ष के निर्गम दमन और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण पर आधारित नीति होती थी। रक्त व लोहे की नीति क्या है? रक्त व लोहे की नीति यही कहती है कि हमें सैन्य रूप से कैसे मजबूत होना है। कैसे? सैन्य रूप से हमें कैसे मजबूत होना है। विपक्ष, क्योंकि सेना होती है ना, जिस राज्य के पास मजबूत सेना होती है सभी लोग भाई उसी का सम्मान करते हैं। विपक्ष का निर्गम दमन, मतलब जो इसके विपक्ष में राजा हुआ करते थे उसका क्या कर दिया इसने? दमन कर दिया। अपने विपक्ष को पनपने नहीं दिया। क्यों? अगर कोई विद्रोह करेगा, अगर उसको दमन नहीं किया जाएगा तो वो आज नहीं तो कल वो राजा आपको परेशान करेगा। और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण, अपने जो लोग हुआ करते थे जो इसके यहाँ पर काम करते थे उस पर भी पूरा कंट्रोल रखता था ताकि कोई विद्रोह नहीं हो सके। इसके आधारित नीतियों का दर्शाता, और यही इसकी नीतियों के बारे में बताता है। बलबन का मानना था एक शक्तिशाली राजतंत्र में का भय रईसों को नियंत्रण करने और साम्राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है। इसका तो साफ साफ यही कहना था, अगर अपना साम्राज्य बचाना है तो आपके टक्कर के जो लोग हैं, अमीर लोग हो गए, क्यों? अमीरों के पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है उसके पास शक्ति होती है, तो उनको कंट्रोल करो, या अपने विपक्ष में कोई राजा है उसको भी नियंत्रण करके रखो। अगर नहीं रखोगे तो आज नहीं तो कल वो तुम्हारा विद्रोह करेगा। बलबन की नीति के मुख्य पहलू क्या है? पहला मुख्य पहलू है मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण, मतलब अपनी मजबूत आपके सामने सत्ता रखता था। बलबन ने जिल्लत, दिव्य राजस्व की अवधारणा को बढ़ावा देकर राजतंत्र की शक्ति को और प्रतिष्ठित किया। क्या क्या बलबन ने क्या क्या? दिव्य राजस्व बनाया। दिव्य राजस्व क्या होता है? आपके सामने जो राजतंत्र है उसको और मजबूत बनाने का काम किया। राजा की श्रेष्ठता पर जोर देने के लिए दरबारी अनुष्ठान व सजदा व सियासन को चुनना, पायस जैसी इन्होंने, देखो इसने है ना दो आपके सामने नीतियां बनाई, सजदा और पाइबोस बोला जाता है जिसको। इसमें सजदा क्या होती है? जब भी बलबन आता था ना तो इसके सामने सभी लोगों को सजदा करना पड़ेगा, मतलब झुकना पड़ेगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको इसके सामने झुकना पड़ेगा। और अगर अपन किसी भी व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से अपन वैसे कमजोर हो जाते हैं। तो पहला नियम इसका यह था ताकि ये जनता को अपने आप से थोड़ा नीचे रख सके और कंट्रोल रख सके। दूसरा
पाइबोस, जिसका अर्थ ये था सिंहासन को चूमना। अगर तुम आपके सामने इसकी कोई जो मंत्री परिषद या और लोग होते थे, भाई उसको सिंहासन है, उसको तुम्हें किस करना पड़ता था, इसका अर्थ ये होता था कि भाई आपके सामने तुम इस राजा को प्रिय हो। तो ये सचदेव जो पाइबोस जैसी इसने 2 नीतियां लागू करी। कुलीनों का दमन, आपके सामने जो पता भाई जो इल्तुतमिश है उसने क्या बनाई थी, चालीसा बनाई थी। चालीसा क्या थी, आपके सामने जो चिहालगानी है ना, चालीसा जिसको बोलते हैं भाई, या चिहालगानी आप बोल सकते हो, जिसमें 40 क्या हुआ करते थे, जो कुलीन अमीर लोग या गुलाम लोग जो आपके सामने हुआ करते थे, उसका इन्होंने क्या एक इल्तुतमिश ने अपने आप को मजबूत करने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, गुट बनाया था, है ना। वही क्या करते थे, आपके सामने कोई नया राजा होता था उसको बनाने का काम करते थे, गुट था वो एक प्रकार से। अब इसको पता था अगर मैंने इस गुट को नहीं मारा, इन लोगों को खत्म नहीं किया इस चालीसा को, तो ये कभी ना कभी मेरे को निपटा देंगे। तो इसने क्या क्या, जो चहलगानी थी है ना, इसको खत्म कर दिया। 40 लोगों का जो ग्रुप था इसको क्या कर दिया इसने कहीं पर बोला कि तुम घूम के, और 40 के 40 इसको एक साथ मरवा दिया। इनकी अवज्ञा करने के मामूली कर्तव्यों पर भी कुलीनों को दंडित किया और उनकी पूरी निष्ठा, जिससे पूरी निष्ठा सुनिश्चित हुई। और अगर इससे चालीसा के अलावा भी कोई अगर अमीर व्यक्तित्व था या जिसके पास सत्ता थी, जो राजा को आगे सामने जाकर चुनौती दे सकता था, उसके लिए इसने क्या किया, अगर छोटी सी भी कोई कुलीन वर्ग गलती कर देता था तो उसको सजा देता था, जिससे क्या उसके इसके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा बनी रही। समझ में आ गया आपको अच्छे से। कठोर कानून और व्यवस्था, एक सख्त न्याय प्रणाली लागू की गई, जहां तक उच्च अधिकारियों को भी कानून की अवहेलना करने पर राजा को नहीं बख्शा जाता था। क्या होता था, इसने एक सख्त न्याय प्रणाली लागू करी, इसने बहुत ही मजबूत और सख्त न्याय प्रणाली लागू की, जहां पर अगर उच्च अधिकारी हुआ करते थे, कौन, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, अगर वो भी कानून को क्या करते थे, आपके सामने कानून की अवहेलना करते थे। समझ में आ गया, कानून पर अगर आपके सामने कानून को नहीं मानते थे तो उनको भी क्या कर दिया जाता था, उनको भी सजा दी जाती थी। समझ में आ गया। तो इसने भाई प्रशासन पे भी पूरा कंट्रोल रखा। विद्रोह और अपराध रोकने के लिए इसने कोड़े मारने और फांसी जैसी कठोर सजाओं का प्रयोग किया। इसने क्या किया, ये अपना विद्रोह और अपराध को रोकने के लिए इसने क्या किया भाई, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इसको लगता था कि विद्रोही प्रवृत्ति का, उसको फांसी दिलवा दी, कोड़े मरवाए, जिससे क्या है जो राजा है, जो इसके खिलाफ जो लोग है वो विद्रोह करने की सोचते तक नहीं थे। सैन्य शक्ति और सीमा नीति, सेना को पुनः गठन किया और रणनीतिक स्थानों पर सैनिकों को नियंत्रित किया। इसने क्या किया, इसकी जो सेना थी इसको पुनः गठित किया, मतलब फिर से जीवित करने का काम किया, फिर से इसको वास्तविक शक्तियां प्रदान की, और जो रणनीतिक, जो मजबूती वाले स्थान हुआ करते थे, जो सबसे जरूरी स्थान हुआ करते थे, वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी। समझ में आ गया। किले का पुनर्निर्माण करके सक्षम सेनापतियों को तैनाती करके विशेष रूप से मंगोल आक्रमणकारियों को क्या किया, उत्तर पश्चिमी सीमा पर मजबूत किया। भाई मंगोल है वो आपके सामने किधर से, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था उधर से आक्रमण करते थे, तो और जो पंजाब वाला क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र, इसको मजबूत कर दिया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सैनिक लगाए। और आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए शेर खान का बंगाल का गवर्नर नेतृत्व किया। तो बंगाल में आपके सामने बार बार विद्रोह हो रहा था, उसमें इसने शेर खान को गवर्नर को नियुक्त करके वहां के जो नवाब थे उसको निपटा दिया। विद्रोह का दमन कैसे किया ये देखेंगे। बंगाल, अवध और राजपूताना के विद्रोह को कुचलने के लिए इसने सैन्य बल का भी प्रयोग किया। इसने क्या किया भाई, आपके सामने बंगाल, अवध और राजपूत, जो अपने राजपूत राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया भाई, इसका विद्रोह करने का प्रयास किया, है ना। तो इसके पास शक्तियां थी, अच्छी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो इसने क्या किया भाई, इसको जैसे मौका मिला इसने इसको कुचल दिया सैन्य बल का प्रयोग करके। किसका, सैन्य बल का प्रयोग करके। बंगाल में उसका अभियान उसके बेटे मोहम्मद की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उसने प्रांत पर सख्त नियंत्रण बनाए रखा। बंगाल पर उसका बेटा था मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद में खुद जाता है और फिर खुद उसको हरा कर आता है ना, जिससे, और उसके बाद में क्या करता है, उस जो प्रांत है बंगाल प्रांत को अपने कंट्रोल में रखता है। बलबन का शासनकाल एक कठोर व निरंकुश दृष्टिकोण का परिणाम था। बंगाल का जो शासनकाल है कठोर, और आपके सामने एक राजा के लिए जो जरूरी पहलू होता है कि अपने प्रशासन पर नियंत्रण रखे, वो इसने अच्छे से रखा। जो इसकी रक्त व लोहे की नीति को परिलक्षित करता है, क्या करता है, जो इसकी लोहे और जो रक्त की नीति है उसको मजबूती से प्रदान करता है। उनका मानना था समय
के खंडित और अस्थिर राजनीतिक माहौल में स्थिर बनाए रखने के लिए एक मजबूत भय पैदा करने वाली राजशाही आवश्यकता है। इसका यही मानना था, समय के खंडित और अस्थिर, मतलब उस समय क्या था, बलबन के आने से पहले और रजनिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में काफी ऐसा समय हुआ जिसमें दिल्ली सल्तनत पे बहुत से राजा बैठे, हाँ, एक के बाद एक बदलता रहा, लेकिन अंत में बलबन ही सफल हो पाया। क्यों? क्योंकि इसको पता था अगर मैं छोटी सी चूक करूंगा, मेरी जगह लेने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसने यही किया, इसने एक अधिक केंद्रीकृत और अनुशासित दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसने क्या किया, एक केंद्रीकृत और आपके सामने एक अनुशासित दिल्ली सल्तनत है उसका निर्माण करने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने बलबन की लौह और रक्त नीति। क्या थी? बलबन की जो लौह और रक्त नीति यही थी। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये प्रश्न बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, चाहे निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपको पता है अकबर है, उसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या था, जो आप मुगल सल्तनत था उस पर राज किया था, या दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। और आपको पता है मुगल सल्तनत को शायद अकबर एक ऐसा राजा है जिसके महान लगता है, महान अकबर के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों? इनके द्वारा उसके समय में ऐसी कार्य किए गए प्रशासनिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से, कि आज उनका जो, जिसने मुगल साम्राज्य को ना सिर्फ एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ के साथ उनकी एक महानता की छवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। इनके जो धार्मिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे और उनके जो साम्राज्य से जो उनकी जो नींव थी वो क्या हुई थी, स्थायी और सदृढ़ बनती चली गई थी। इनकी अलग अलग नई नीतियाँ थी। धार्मिक सहिष्णुता, मतलब हर धर्म को एक समान मानना। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी, समन्वय और प्रजाजन हितों की जो नीति थी, उसके आधार पर इसने नीतियों को अपनाकर भारत में क्या, एकता और सुदृढ़ता की जो स्थिरता उसका नींव रखने का इसने कार्य किया। इसकी जो अलग अलग प्रकार की नीतियों की बात करें तो सबसे पहली नीति थी धार्मिक नीति। तो इसकी धार्मिक नीतियों की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, जिसके कारण ये पूरे जो इस मुगल साम्राज्य था उसको इसने एक नई खूबसूरती दी। तो पहले क्या थी, सहिष्णुता के दृष्टिकोण। तो सहिष्णुता का दृष्टिकोण क्या है, अकबर ने हिंदू और अन्य धर्म जो स्वावलंबी थे के प्रति सहिष्णुता की नीति माने। तो और जो मुगल साम्राज्य के जो राजाएं थे उनमें क्या कमियां थे, वो खुद मुस्लिम थे, तो वो सबको ये फोर्स करते थे कि आपको भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए, और किसी धर्म को वो ज़्यादा मानते नहीं थे। और दूसरे धर्म की क्या करते थे, उनके जो मंदिरों को उखाड़ दिया, उनके जो पुस्तकालय थे, उनके जो शिक्षा केंद्र थे, उनको भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। अकबर ने क्या किया, वो मुस्लिम धर्म को तो इसने आगे बढ़ाया, साथ के साथ हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, उनके साथ भी इन्होंने क्या, सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके साथ भी इसने क्या, एक अच्छे व्यवहार अपने बनाकर रखे। इसके जो प्रमुख प्रयासों में से अगर आपको बताऊं मैं, 1562 की दास प्रथा को इसने ख़त्म किया। मतलब जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो लोगों को दास बनाकर रख लिया जाता था, उस प्रथा को इसने ख़त्म किया। 1563 में इसने जो जो तीर्थकर था उसको समाप्त किया। तीर्थकर क्या था, जो लोग तीर्थ करने जाते थे अलग अलग प्रकार के, जो जैसे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का, कोई भी धर्म का तीर्थकारी होता था उस पर कर लगता था, तो उस कर को क्या उसने समाप्त किया। ये हर धर्म पे लगता था। और जो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या हुआ करता था, मुस्लिमों के अलावा अगर और कोई व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पे जा रहा है घूमने के लिए, तो उस पर यह विशेष प्रकार का कर लगाया जाता था, उसको जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो इसके जो अकबर है उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यही रही कि इसने 1564 के अंदर जजिया कर उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक ये भी थी। अगले वाला तो क्या था, हिंदू मुस्लिम के एक था। तो अकबर ने राजपूतों से क्या क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो हिंदू मुस्लिमों की एकता के लिए इसने प्रमुख कार्य किए, जिसमें क्या क्या, इसने जो राजपूत थे, आपको पता है राजपूत सबसे ज़्यादा मुख्य कट्टर प्रतिद्वंदी रहे थे किनके, मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के जो भी मुस्लिम आक्रांता रहे उनके। तो इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को समझा और उसने कहा कि इन जो राजपूत हैं
राजस्थान के, इनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनका भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, तो हम लगातार इनके साथ लड़ाई करने के बजाय इनके साथ मित्रता के हाथ बढ़ें। तो इसने आपको पता नागौर में दरबार लगाया और वहाँ पर जितने जो प्रमुख प्रमुख राजा हुआ करते थे उनसे क्या किया, उनके साथ संबंध स्थापित किए। उसमें से लगभग राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, छोड़कर जो मेवाड़ राज्य था उसके अलावा। और जो आपके कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ राजाओं ने राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। तो तानबेर है गर्भित की जब बाण बेटी की बात आ जाए तो कोई लड़ाई कौन करे, तो वैवाहिक संबंध होगा तो आपको पता है जो राज्य और सदृढ़ हो गया। अब युद्ध तो करेंगे नहीं भाई, जहाँ पर शादी हो जाती वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती। तो इससे क्या हुआ, जो उसका फ़ायदा राजपूतों को भी मिला और उसका फ़ायदा अपने मुगलों को भी मिला, तो दोनों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। राजपूतों को प्रशासन और सेना में उस पद दिए, तो इसने मनसबदारी पद जो आपको पता मान सिंह को दे रखा था, तो इतने बड़े बड़े जो राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर रखा। क्यों, क्योंकि इसको पता था अकबर को भाई राजपूतों की, इसको पता था कि राजपूतों में युद्ध कौशल एक बहुत शानदार है, तो इस कला का इसने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया और इसने बढ़िया बढ़िया जो सेनापति जैसे जो बढ़िया पद हुआ करते थे मनसबदारी पदों पर इसने रखा। अगले वाला पॉइंट है इबादत खाना और धार्मिक वाद विवाद। तो इसने क्या किया, जो अकबर है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। ये चाहता था ना सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो धर्म की बातें हैं वही सही है। तो इसने क्या किया, एक इबादत खाना नामक जगह खोली फतेहपुर सीकरी में, जहाँ क्या था सारे धर्म के जो लोग थे वो एक जगह पर आकर बैठ सकते थे और अपने अपने धर्म के बारे में वाद विवाद कर सकते थे कि उनके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके धर्म में क्या कमियाँ हैं। जैसे इधर हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं, इधर मुस्लिम धर्म के, इधर ईसाई धर्म के, ईसाई पारसी धर्म के, सभी धर्म के लोग बैठे हैं। अब क्या क्या इधर जो एक जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है उसने अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू किया, तो इधर ये तीन लोगों ने, इसने विशेषता बताई, इसने उसमें कुछ कमियों को बता दिया, समझा। कुछ जो चीज़ें सही है वो इनको भी पता चल गई। अब मुस्लिम धर्म वाले ने कुछ चीज़ें बताई तो उसमें इन तीनों लोगों ने कमियां बताई, क्योंकि इंसान को खुद की कमियां दिखाई तो नहीं देती हैं, दूसरों की दिखाई देती हैं। तो बाकी के लोगों ने उनमें कमियां बतानी शुरू की, कुछ अच्छाइयाँ थे उनको अपनाना शुरू किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह इसने निर्माण किया जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी अलग अलग चीज़ों पर। उसको क्या किया, इसने इबादत खाना के रूप में चीज़ों को खोला। अगले वाला दीन इलाही। 1582 में अकबर ने एक दीन इलाही नामक जो एक धर्म है उसकी स्थापना की। उससे क्या हुआ, उस धर्म की स्थापना से एक नए धर्म की स्थापना हुई और इससे सभी धर्म की जो अच्छाइयों को मिलाकर एक समन्वित व्यवस्था। आपको पता है इसने इबादत खाना खोला था, तो इसको क्या हुआ, यहाँ से जाकर खुद वहाँ पर बैठता था, इसने वहाँ की चर्चाएं सुनी, तो इसको लगभग हर धर्म की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों के बारे में पता चला। तो इसने एक ऐसे धर्म दीन इलाही की शुरुआत की 1582 में, जिससे क्या हुआ, जिससे हर धर्म के लोगों को ये पता, जो हर धर्म की अच्छाइयाँ थे उसको अपनाकर इसने एक धर्म का किया जिसमें हर धर्म को सहिष्णुता और बराबरी का हक मिल सके। लेकिन ये धर्म है इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो नहीं सका, परंतु अकबर की धार्मिक उदारता के बारे में इस चीज़ का जरूर से पता चलता है कि इसने एक नई धर्म की शुरुआत की, उसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को इसने लिया था। तो ये थी धार्मिक अच्छाइयों के बारे में। अकबर के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। तो अकबर ने मुगल प्रशासन को 4 भागों में बांटा। तो इसने क्या किया, इसने जो मुगल प्रशासन है उसको 4 भागों में बांट दिया, जिसमें वजीर कौन हुआ करता था, राजस्व और वित्त, मतलब पैसे धन से संबंधित चीज़ वजीर संभाला करता हो। अगला कोर मीर बख्शी कौन हुआ करता था, जो सैन्य से संबंधित चीज़ों को संभालने का कार्य हुआ करता था। ये प्रमुख पदों की बात करें अपन। अगले वाला पॉइंट है दीवान कौन होता था, जो आर्थिक व्यवस्था को, पैसे से संबंधित व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करता था। अगला सरदार और सुदूर कौन हुआ करता था, जो धार्मिक व दान संबंधित मामलों में कार्य किया संभालता था। तो अलग अलग प्रकार के इसने जो व्यवस्था है उसको संभाला। वजीर वित्त को संभालता था, मीर बख्श वो सैन्य को, दीवान व आर्थिक व्यवस्था को, सरदार और सुदूर है उसने धार्मिक व दान संबंधी मामलों को संभाला था। अगले वाला पॉइंट है, अब बात करें मनसबदारी व्यवस्था की, तो अकबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक देन अगर कोई बोली जाती है तो वो मनसबदारी व्यवस्था बोली जाती है। इसने क्या किया था, प्रत्येक अधिकारी को उसके पद और स्थिति के अनुसार वेतन के अनुसार जात व सवार की श्रेणी दी थी। तो जात व सवार श्रेणियों में इसने बांटा था, मतलब जितने सैनिक कोई भी व्यक्ति के नीचे हुआ करते थे उस हिसाब से उसकी क्या पदवी को इसने बनाया था। इसकी सेना और प्रशासन दोनों के कुशल संचालन संभव हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसने जो सेना और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इससे सुदृढ़ रूप से इसका निर्माण हुआ मनसबदारी पद्धति से।
अगले वाला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था में टोडरमल पद्धति। तो आपको पता है राजा टोडरमल, जो टोडरमल हुआ करता था वो इसका वित्त अधिकारियों में से हुआ करता था। इसके द्वारा 10 हाल पद्धति एक पद्धति लागू की गई, जिसमें क्या हुआ करता था, प्रत्येक 10 वर्ष से औसत उपज और कीमत के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। पहले भू राजस्व मतलब कोई भी भूमि हुआ करती थी, वहां पे अनाज उगता था, उस अनाज उगने वाली जो जमीन थी उस पर क्या था, एक समान कर लगता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खराज में 50% ले लिया तो सारी जमीन पे। अब कोई यहाँ की जमीन है जट्ठे भाई लाख रुपए की कमाई हो रही है, और कट्ठे यहाँ की जमीन है जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है। अब एक बात बताओ, लाख रुपए की जट्ठे कमाई हो रही है, उठे तो आदमी 50,000 देते, समझ आई। अब यहाँ की जमीन देखो जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है, वो 5,000 दे जाओ कि बच्चे को, यही बात है ना। तो इसके लिए जो टोडरमल है उसने एक 10 साला पद्धति अपनाई, जिसमें क्या करता था, 10 साल में कोई भी जमीन है उस पर कितनी ज़्यादा उपज हो रही है उस हिसाब से उस पर क्या किया गया, भूमि है वो भूमि कर लगाया गया था। इससे क्या है, किसानों को निश्चितता और न्यायपूर्ण कर निर्धारण हुआ। तो इससे क्या हो, एक मतलब एक व्यवस्थित रूप से कर प्रणाली लागू हुई, और लोगों का जो किसान थी उन्हें भी इस चीज़ को फायदा हो और राज्य ने भी फायदा हो। क्यों, जनता खुश तो भया व्यवस्था तो आप ही सही चलती रहेगी। तो इससे एक जो 10 साल पद्धति है भी प्रमुख पद्धतियों में से एक रही। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रांतीय प्रशासन। तो जो साम्राज्य में सूबों में विभाजित किया गया, तो साम्राज्य का जितना भी जो जगह थी उनको क्या सूबों में अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, और उन विभाजित क्षेत्रों को क्या बोला जाता था, सूबे बोला जाता था। मान ले कि राजस्थान का 5 सूबा बना दिया और कठे का 5 अलग अलग क्षेत्र बना दिया, उन सूबा का नाम से जाना करता हूँ। और हर जगह का सूबेदार, वहाँ के हिसाब से इसने क्या अलग अलग पदवियों का निर्माण किया। जैसे जो सूबे का जो एक प्रमुख होता था मुखिया, उसको सूबेदार पदवी दे दी। दीवान पद्धति, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियां इसने दी। तो अलग अलग जो क्षेत्र हुआ करता था उस हिसाब से इसने क्या की थी, उस हिसाब से इसने नियुक्तियां की, और वहीं पे सूबेदार, दीवान, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियों का इसने निर्माण किया। इसके केंद्र और प्रांतों के बीच से संतुलन बना। तो इससे क्या हो, जो प्रांत जो छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था, उठे कोई ज्यादा आदमी नाड़ भी को निकाला के आया को नहीं कि भाई मैं चौधर बनूंगा, भैया को भी को नहीं। क्यों, राजा डायरेक्ट नियंत्रण कर रहे हैं, समझे। कोई क्षेत्र में ज्यादा विद्रोह देखने मिल रहा तो लकड़ी ठायर बुला लियो, आजा भाई सूबेदार तन बनाए नौरक सूबेदार, तू क्या सूबेदारी करे, जो जनता ही आपस में लड़ाई कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं चल रही। तो यही है, इससे क्या हो, डायरेक्ट नियंत्रण होगा हर क्षेत्र पर, और राजा को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रहे। तो निष्कर्ष की बात करें, अकबर की धार्मिक नीतियों और प्रशासनिक सुधार ने उसे महान शासक के रूप में माना। तो जो भाई कोई भी राजा वो महान है कौन बने, उसकी महानता का पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हुआ है। तो अकबर की महानता इसलिए जानी जाए कि उसने धार्मिक रूप से और प्रशासनिक रूप से इतना अच्छा कार्य किया, तभी तो वह इतना कुशल उसका प्रशासन रहा। मुगल साम्राज्य है, उसने एक छत्र राज करने का कार्य किया। और खास बात है, छोड़कर महाराणा प्रताप के अलावा उसके सामने कोई ऐसा प्रमुख विरोधी भी नहीं था उस समय। कुछ लोगों को इसने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से जीत लिया, और कुछ लोगों को इसने अपनी जो नीतियां थी उसके माध्यम से जीत लिया। कुछ लोगों को वैसे अधीनता स्वीकार करा दी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से उसने सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाकर विभिन्न समुदायों को जोड़ा। तो इसने धार्मिक रूप से सभी लोगों की जो सहिष्णुता और जो समन्वय, मतलब एक जगह लोगों की रहन की नीति अपनाकर क्या कि अलग अलग प्रकार के जो समुदाय थे उनको जोड़ने का इसने कार्य किया था। प्रशासनिक दृष्टि से मनसबदारी और राजस्व व्यवस्था ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो इसने जो अलग अलग प्रकार की नीतियां लगाई थी, जो मनसबदारी पद्धति थी और जो राजस्व व्यवस्था थी, तो इससे क्यों जो प्रशासनिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी को राज्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। इस प्रकार से जो अकबर की नीतियों ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिरता, दीर्घायु और वैभव प्रदान करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो अकबर की नीतियां थी, इसने मुगल साम्राज्य के एक स्थिरता प्रदान करी, और एक बहुत लंबे समय तक वो मुगल साम्राज्य है उसको वैभव बने रहो। वो एक ही नीतियाँ को देन थे जो इतना साल तक चलो, वो आने वाला बाद में राजा कोई डंका सा भला काम करया कौन था, समझ में आ गई। तो इसीलिए अकबर ने इन सब जो इसके प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की वजह से अकबर को एक महानता की उपलब्धि मिलती है। तो यह आपके सामने जो अकबर की धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने ज़रूर से देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना इस प्रश्न को, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ।
तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी और हिंदू पद व शाही की अवधारणा व शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने अलग अलग बार विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, तो अब की बार भी ये प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। शिवाजी के द्वारा 1630 से लेकर 1680 तक भारतीय इतिहास में आपको पता है सबसे महान योद्धाओं के रूप में उनको जाना जाता है। और उन आपको पता है मुगलों का जिस समय बहुत मुस्लिम आक्रांताओं का पूरे भारत पर क्या था, वो क्रूर थे, उन्होंने सब पे क्या कर रखा था, परेशान कर रखा था। उस समय छत्रपति शिवाजी निकल कर आते हैं और उनसे दो हाथ करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और उनको दिखाते हैं पूरे भारतवर्ष के राजाओं को कि इन मुगलों से हम जीत सकते हैं और इन मुगलों को हम हरा सकते हैं। इनकी कूटनीति, इनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनका जो व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत और सुदृढ़ थी कि इन्होंने मुगलों के साथ एक बहुत अच्छी इन्होंने टक्कर दी थी। तो इसी के वजह से इनको हिंदू पद्मशाही की अवधारणा दी जाती है, जो क्या दिखाती है, जो उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक के रूप में। तो आपको पता है हिंदू धर्म की जो मुस्लिम आकर्ता क्या करते थे, हिंदुओं के मंदिरों को उखाड़ दिया करते थे, हिंदुओं की जो जबरन हिंदुओं को मुस्लिमों में परिवर्तित कर दिया करते थे। तो इस समय इन्होंने जो शिवाजी है, इन्होंने जो हिंदू धर्म है उसके लिए इन्होंने क्या किया, उनको एक सर्वोच्च स्तर तक लेकर गए। उनके लिए इन्होंने एक छत्रसाल के रूप में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको छत्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदू पद्मशाही की अवधारणा क्या है? हिंदू पद्मशाही का शाब्दिक अर्थ है हिंदुओं की सर्वोच्च सत्ता या राज्य व्यवस्था होना। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हिंदुओं की जो सत्ता है वो सबसे उच्च स्तर पर है। इसको ही क्या बोला जाता है? हिंदू पद्मशाही के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने इस विचार को केवल धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर भी प्रस्तुत किया। मतलब जो हिंदू साम्राज्य है उसको एक सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने को क्या कहा जाता है? हिंदू पद्मशाही के नाम से जाना जाता है। और वो पद्धति, वो राज्य ना सिर्फ राष्ट्रीय रूप से बल्कि सामाजिक आधार पर भी क्यों, इसको हिंदुओं की जहाँ पर बात हो। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी सत्ता, मुगल जो सुल्तान व अफगान शासक है, इन सब से आपको क्या मुक्ति दिलाकर जो भारतीय संस्कृति का जो गौरव है, भारतीय जो संस्कृति का आपके सामने जो अलग महत्व है, उसको क्या पूरी दुनिया के सामने या भारत में उसको फिर से स्थापित करना, जो मुगलों के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कहीं ना कहीं वो खो चुकी थी। जो भारतीय संस्कृति और गौरव था उसको फिर से भारत में स्थापित करना। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जो हमारी हिंदू सभ्यता थी, जो हमारी सनातन धर्म की जो अपनी सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी, उसको एक शिवाजी अपनी डोर अपने हाथों में संभालते हैं और उसको फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शिवाजी के जो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, शिवाजी ने मुस्लिम सत्ता के प्रभुत्व को चुनौती दी। तो शिवाजी है बहुत समय बाद में एक ऐसा कोई राजा निकल कर आया जिसने क्या की, मुस्लिम जो सत्ताएं थी, मुस्लिम जो राज्य था उसको क्या दी, पहली बार चुनौती देने का कार्य किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। और क्या क्या, जो मराठा राज्य है, जो दक्कन में मराठा राज्य है, महाराष्ट्र वाला, गुजरात सौराष्ट्र वाला, वहाँ पर एक मजबूत और एक स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण किया। वे किसी एक धर्म के विरोधी नहीं थे बल्कि धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। अच्छा, इनको हिंदू पद्मशाही की जो पद्धति मिलती है, मतलब हिंदुओं का रक्षक के रूप में, लेकिन फिर भी ये धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। ऐसे नहीं थे कि सिर्फ हिंदू की जो बात करते थे बल्कि दूसरे धर्म का भी सम्मान करते थे। उन लोगों को भी इन्होंने कभी नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया। तो इनको माना कि धर्म हिंदू पद्मशाही की पद्धति तो मिली, लेकिन इसने दूसरे धर्मों को कभी भी नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया। इनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और जनता को न्यायपूर्ण शासन देना था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करना, जो हमारी गौरवशाली जो संस्कृति है उसकी हमें रक्षा करनी है, साथ के साथ जनता को न्यायपूर्ण करना। क्यों? मुस्लिम आक्रांताओं ने हर जनता है, हर शासन प्रणाली है, हर राजा को इन्होंने परेशान कर रखा था। ना सिर्फ वहाँ पर जाते थे जो राजा को हराते थे, बल्कि वहाँ पर लूटपाट करते थे, जनसंहार करते थे, वहाँ की महिलाओं के साथ गलत करते थे। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं फैला रखी थी मुस्लिम आक्रांताओं ने, उसको इन्होंने ख़त्म करने का कार्य किया। और मुस्लिम आक्रांताओं को पहली बार मुख्य चुनौती अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पेश की गई तो वो कौन थे? शिवाजी थे।
तो ये तो थे इनकी जो हिंदू पद्मशाही से संबंधित मतलब जो अवधारणा। अब बात करेंगे इसी पॉइंट में आपको प्रशासनिक व्यवस्था भी जोड़नी होती है, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित, क्योंकि कोई भी राजा सिर्फ अपनी एक अवधारणा के कारण, कोई एक विचारधारा के कारण पॉपुलर नहीं होता, उसमें प्रशासनिक तरीके से भी उसको अच्छा होना होता है। क्यों? जनता प्रशासनिक अगर कार्य अच्छा हो गए तो ये तो जनता बढ़िया काम करी। भाई कोई राज्य है जठे एकदम शांति है, प्रशासनिक तरीकों बढ़िया काम करे तो वही राज्य ज़्यादा खुशहाल रखो ना। प्रजा खुश तो राजा अपना आप ही खुश रखो, राज्य अपना आप ही बढ़िया चल रखो। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जिसमें अष्टप्रधान परिषद, अष्टप्रधान परिषद मतलब प्रधानमंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री है, उनको क्या किया? उनका निर्माण किया। मतलब एक अष्टप्रधान मंत्री परिषद का निर्माण किया जिसमें क्या करता? एक प्रधानमंत्री है करतो जो सबसे मजबूत, सेनापति, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री, मतलब हर एक अलग अलग जो जरूरत हुआ है कोई भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई भी राज्य ने, उसके लिए अलग अलग एक मजबूत जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुआ करते थे उनको एक पद दे दिया गया और उस पद पे उनकी नियुक्ति कर दी गई। और उसमें 8 प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे अलग अलग पद पे। उन 8 व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किसानों पर कर भार कम रखा गया। जो किसान थे उन पर क्या, भाई कोई भी राज्य को चलाने के लिए कर तो जरूरी होता है, कर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा प्रशासनिक कार्य के लिए। लेकिन जो कर है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया? कर को बहुत ही कम रखा, कम से कम रखा। और भूमि मापन पर आधारित न्यायपूर्ण प्रणाली के साथ क्या क्या, जो भूमि मापन है उसके लिए एक जो आधारित न्यायपूर्ण प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। सेना को नियमित वेतन और अनुशासन दिया गया। जो सेना थी उसको क्या किया गया? नियमित रूप से वेतन किया गया। क्यों? सेना अगर वेतन मिलेगा तो सेना खुश रहेगी। भैया तो हाथ को नहीं कोई राजा थोड़ा सा मोटिवेट कर दे तो पेट भर जाए ना, भाई पिसा हुई काम चल रहा है, इंसान की जरूरतें होती है उनको भी पूर्ति होनी चाहिए। तो सैनिक होते थे, सेना होते थे, उनको क्या नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। इससे क्या सेना मोटिवेट रहती थी और अनुशासित भी रहती थी। नौसेना का संगठन किया। अच्छा, पहले नौसेना का निर्माण करने वाले व्यक्तित्वों में से भी एक कौन थे? शिवाजी थे। तो इन्होंने क्या किया? नौसेना का भी निर्माण किया जिससे समुद्री तट है उसकी भी रक्षा होती है। तो महाराष्ट्र वाले तट था वहां पर इन्होंने रक्षा के लिए क्या की? नौसेना का भी निर्माण किया था। तो सोचो अब हमारे पूर्वजों ने किस समय पहले जो नौसेना उसका निर्माण कर लिया था। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। तो शिवाजी ने मंदिरों की रक्षा की और हिंदू धर्म स्थलों को सम्मान दिया। तो शिवाजी ने क्या किया? जो हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी रक्षा की, क्योंकि अंग्रेजी जो ये अपने मुस्लिम आक्रांताओं को पहला काम यही हुआ करता था, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया और हमारी जो धार्मिक रूप से जो पहचान थी मंदिर वगैरह उनको भी नष्ट करने का कार्य किया। तो ये क्या किया? शिवाजी ने इनको संरक्षित करने का कार्य किया। इन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा को प्रोत्साहन दिया और इन्होंने अपनी जो लोकल भाषा थी संस्कृत भाषा और मराठी भाषा को प्रोत्साहन देने का भी कार्य किया। परंतु इन्होंने इस्लाम और मुस्लिम लोगों के प्रति कोई भी कटुता नहीं दिखाई। कई मुस्लिम अधिकारी इनके सेना के प्रशासन में भी शामिल थे। तो इनकी खूबसूरती इनके धार्मिक सहिष्णुता में थी। इनके द्वारा क्या किया गया? इस्लाम को अपनाया तो गया, लेकिन इन्होंने मुस्लिम धर्म के प्रति कोई भी प्रकार की कटुता नहीं दिखाई गई। कई मुस्लिम अधिकारी इनके सेना और प्रशासन में भी थे। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय जागरण की बात करें, तो शिवाजी की हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा ने भारतीय जनता में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी की जो हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा है, जो हिंदुओं के रक्षक के रूप में जाना जाता था, इसने क्या किया? जो भारतीय जनता जो उत्पीड़ित हो चुकी थी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, उनको इन्होंने संगठित करने का कार्य किया और उन लोगों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता दिलाने का इन्होंने कार्य किया। इस विचार ने न केवल मराठाओं को बल्कि पूरे भारत के विदेशी शासन के विरोध में प्रेरणा मिली। तो इससे क्या हुआ? इस विचार से न केवल जो मराठा थे उनको बल्कि पूरे भारत में जो विदेशी शासन थे जो उसके विरोध में भी लोगों को प्रेरणा मिली कि जो और राजा थे छोटे छोटे राजा, उनको प्रेरणा मिली कि अब हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर ये काम शिवाजी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं को हम भी हरा सकते हैं। लोगों को मोटिवेशन मिला। भाई खरबूजन देखे खरबूजो तो रंग मिला है, पहले तो कोई एक आदमी ने को बड़ो काम करना ही पड़े जो आज तक कोई गुण करो। तो यही कार्य किसने संभाला था? शिवाजी ने संभाला था। फिर तो धीरे धीरे आपका औरंगजेब के बाद में तो सत्ता और है वो कमजोर होती चली गई थी।
आगे चलकर यह अवधारणा मराठा साम्राज्य के विस्तार और भारत में मुगल सत्ता के पतन का कारण मिली, और आगे जाकर जो मराठाओं की जो मजबूती है इसने क्या किया, मराठा साम्राज्य को एक बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। और मुगल जो सत्ता है उसमें क्या, औरंगजेब के बाद में कोई प्रमुख शासक भी नहीं हुआ, और मराठाओं की मजबूती है इसने क्षेत्रीयवाद की भावना को और अच्छे से बढ़ाया कि भाई क्षेत्रीय जो राजा हैं वो भी उभर कर आए, और जो मुगल हैं उनकी क्या सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। निष्कर्ष की बात करें, शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय शासक नहीं थे बल्कि एक राष्ट्रवाद के अग्रदूत भी थे। तो शिवाजी को क्या थे, शिवाजी एक क्षेत्र विशेष महाराष्ट्र के सिर्फ क्या नहीं थे शासक के रूप में उन्हें नहीं जाना जाता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के राष्ट्रवाद जो हमारे जो एक राष्ट्रवाद की भावना उसके सबसे प्रमुख सेनानियों के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी हिंदू पद्मशाही की अवधारणा ने विदेशी सत्ता के विरोध में स्वतंत्रता का बिगुल फूंका, और इनके द्वारा जो हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा थी उसके विरुद्ध में जो विदेशी सत्ता है या जो मुस्लिम आक्रांताएं हैं या फिर जो आपके सामने जो मुगल हैं, उन्होंने बाहर से आकर भारत पे क्या क्या राज किया और भारतीय जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने का कार्य किया। इस अवधारणा को इसने क्या क्या स्वतंत्रता के विरुद्ध में बिगुल बजाया। यह अवधारणा धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक गौरव और न्यायपूर्ण शासन पर आधारित था। तो ये जो आपके सामने जो अवधारणा देखने को मिलती है इसने क्या, जो धार्मिक सभी धर्म के लोगों के प्रति सहिष्णुता है देखने को मिली, सांस्कृतिक गौरव और न्यायपूर्ण शासन को इसने आधारित थी, मतलब सभी लोगों को न्याय मिला। इनके द्वारा जो शासन किया इसमें सभी धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था। ऐसे नहीं कि मुस्लिम लोगों के इन्होंने विरुद्ध में कई अभियान चलाए तो मुस्लिम लोगों को परेशान किया, बिल्कुल भी नहीं किया। कई प्रशासनिक पदों पर इनके सामने मुस्लिम लोग भी थे। तो धार्मिक सहिष्णुता के रूप में भी शिवाजी को जाना जाता है। इसलिए इनको भारत के इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन, महाराष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के जनक और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए इन्हें क्या, भारत के नेपोलियन, मराठा स्वतंत्रता संग्राम के जनक और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रेरक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये थे आपके जो शिवाजी हैं, इनको हिंदू पद्मशाही और इनके जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए सारे जो कार्य है उनको भी मैंने समझा दिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा। भाई अंग्रेजों का आपके सामने क्या देखने को मिला, पतन देखने को मिला, क्या क्या कारण रहे और उसके पतन के बाद में क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। सबसे पहले बात करें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 150 वर्षों तक चलने वाला विशाल मुगल साम्राज्य ताश की पत्तों तक की तरह बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्योंकि औरंगजेब है भाई, एक तो जब औरंगजेब ने जब राज किया ना तब वो भारत लगभग संपूर्ण भारत पे राज करने वाला मुगल साम्राज्य बन गया। अकबर के बाद में उसका ये मान लो अकबर से भी बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के पास, क्योंकि अकबर ने बड़ा साम्राज्य देकर गया था, एक छत्र राज किया था, और औरंगजेब ने उसके बाद में और भी अन्य अलग अलग प्रकार के जो विजय अभियान चालू करके क्या किया, भारत पर, विशाल भारत पे राज करने का काम किया इसने। और इसका सबसे बड़ी कारण यही थी, औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कारण था। क्यों कारण था? क्योंकि इसने क्या किया, इसने किया कि यह अधिकतर दक्षिण भारत में रहा। इस वजह से जो इसका साम्राज्य तो उत्तर भारत में था, दिल्ली सल्तनत का राजा था, तो दक्षिण भारत में रहने की वजह से जो उत्तर भारत की जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगानी शुरू हो गई, धीरे धीरे विरोध के सवार आने लगे। औरंगजेब खुद तो एक कुशल शासक था, तो इसके सामने तो लोग इतने बोलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इसके पीछे क्या हो गई, चापलूसों की सेना बननी शुरू हो गई थी। पतन के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियां। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने राजपूतों, सिखों और मराठों को शत्रु बना दिया। क्या क्या? औरंगजेब है ना, औरंगजेब एक प्रकार का कट्टर ही मुस्लिम व्यक्ति था। क्या था? कट्टर मुस्लिम व्यक्तित्व था, जिसने क्या क्या अन्य धर्म के व्यक्तित्व को अपनाया नहीं। अकबर में क्या खास बात थी? अकबर ने सिर्फ अपने इस्लाम धर्म का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी क्या किया, अपनाना शुरू कर दिया। उसका चाहे मंत्री परिषद हो, चाहे उसके द्वारा जो अन्य जो हिंदू राजाओं का सम्मान करना हो, उस सूबेदारी का पद देना हो, उसका अकबर की सहिष्णुता की जो नीति थी, इसी वजह से मुगल साम्राज्य में अकबर का जो नाम है वो महान सम्राट में लिया जाता है। लेकिन औरंगजेब इसके विपरीत था। वो क्या था? एकदम कट्टर मुस्लिम था, है ना। वो सिर्फ आपके सामने क्या करता था, इस्लाम धर्म को मानता था, इसके अलावा अन्य धर्मों की वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। इसी नीति की वजह से राजपूत, सिख और मराठे धीरे धीरे उसके क्या हो गए, दुश्मन बनना शुरू हो गए। मतलब भाई राजपूत है ना, जो आपके सामने जो राजपूत कभी इनके जो मुगल साम्राज्य में अकबर के समय क्या हुआ करते थे, उनके यह समझ लो एकदम करीबी हुआ करते थे,
किसके? मुगलों के। वही इनके धीरे धीरे दुश्मन बनने शुरू हो गए। सिख और मराठाओं भी धीरे धीरे क्या हो गए? शत्रु बनने शुरू हो गए। सिख है भाई, इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने सिखों को भी धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर दिया और मराठाओं के साथ भी युद्ध करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इसकी जो नीतियां है, जो ये आपके सामने साम्राज्यवाद की इसकी जो नीति थी, सभी राज्यों पर आक्रमण करता था, इस नीति ने क्या कर दिया? धीरे धीरे आपके सामने इसकी सल्तनत को खतरे में डालना शुरू कर दिया। उसकी लंबी दक्कन की लड़ाइयों ने साम्राज्य के खजाने को खाली कर दिया और इसने क्या किया? एक आपके सामने जो दक्कन है, दक्कन का भाग है, जो दक्षिण दक्कन मतलब दक्कन का जो पठार है, तो उसका दक्षिणी हिस्सा है, साउथ इंडिया में इसने क्या किया? अपना दक्षिणी भारत को जीतने के चक्कर में इससे जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो गया। इसने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिससे धीरे धीरे क्या हो गया? खजाना है वो खाली होना शुरू हो गया। क्यों? उतना इसको पैसा मिलता नहीं था। अब एक बात बताओ, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ सेना जाती थी, उसको खाने के लिए चीजें चाहिए सेना को, है ना? आपको इतने लंबे सैनिक चलते हैं तो उनको भाई हर चीज की जरूरत होती है, वेतन हो गया उनका। समझ में आ गया आपको? उत्तर से दक्षिण में जाने पर, और उस समय ऐसे तो आता नहीं था कि भाई कोई आज के समय की कोई टैंक ले गए, कोई एरोप्लेनों में, कोई रेलगाड़ी के माध्यम से रसद ले गए, ऐसे तो होता नहीं था। लोग चाहिए हर चीज के लिए, तो उससे वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा पैसा है वो खर्च होना शुरू हो गया था और इससे क्या? सेना भी थकनी शुरू हो गई थी। इतनी लंबी लड़ाइयों ने क्या कर दिया था? सेना को भी हतोत्साहित करने का काम कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद के शासक जैसे बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला विलासी और अयोग्य थे। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए, जैसे और बहादुर शाह आए, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसका मोहम्मद शाह रंगीला का नाम इसीलिए रंगीला था क्यों? काम रंगीले करता था एकदम। क्या करता था भाई? कोई नहीं, आपके सामने मदिरा का सेवन करना और आपके सामने हर समय हराम के अंदर रहना, इसका शासन से कोई मतलब नहीं था। ये अपने भोग विलासतों में इसको जो मिली थी इसके दादा परदादाओं के द्वारा, जो मुगल सल्तनत, उसको इसने बढ़िया तो क्या क्या एंजॉय, और इसके अलावा इसको कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए इसका नाम रंगीला रखा गया। नाम भी वैसा, काम भी वैसा। वे विद्रोही गुटों और शासन की जटिलताओं को संभालने में समर्थशाली नहीं थे। इनके जो मंत्री परिषद हुआ करती थी ना, वो इनका राज्य संभालते थे। अब थे एक बात बताओ, घर 10 जना चौधर करनी हो जाए, जब घर चाल जाएगी कदे कौन चाले, तो बाई बात होगी कि राज करनिया कम होगा, चौधर करनिया ज्यादा होगा, है ना? तो इस वजह से जो सल्तनत है वो धीरे धीरे डगमगाने लग गई, विद्रोही गुट ज्यादा होने लगे। क्या होने लगे? जो सब गुट होते हैं, इनके विद्रोही गुट जो आपके सामने ज्यादा हो गए और धीरे धीरे शासन है वो डगमगाने लगा, शासन में चुनौतियां आने शुरू हो गई। दरबारी गुटबंदी। मुगल साम्राज्य ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुटों में बदल गया। जो भाई मुगल साम्राज्य था उसमें क्या हुआ? क्योंकि मुस्लिम लोग थे, मुगल साम्राज्य मुस्लिम लोगों से था, तो ईरान के जो उत्तराधिकारी, ईरान के जो आपके सामने मंत्री परिषद के लोग थे, तुर्कमेनिस्तान से या तुर्की से आने वाले जो मुस्लिम जो मंत्री परिषद अलग थे और हिंदुस्तान के जो मंत्री परिषद था वो अलग था। तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे गुटों में क्या हो गई? गुटबाजियां होनी शुरू हो गई। अमीर और विराट जो वजीरों ने हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थों के साथ लड़ने लगे, और जो पहले जो वजीर हुआ करते थे, वजीर कौन? जिनके पास छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, वो पहले राजपूत भी शामिल थे, मराठा भी, सिख भी। ये क्या हुआ करते थे भाई? मुगलों के प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते थे, उनके लिए अपने भाई, ये मान लो उनके लिए इनके मन में सहानुभूति थी, क्योंकि अकबर ने भाई उनको सम्मान दिया था, उनको इज्जत परोसी थी। लेकिन औरंगजेब तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद के जो शासक थे वो उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं थी। तो इससे क्या होगा? उन्होंने सोचा कि अब धीरे से अगर इनकी ये जो छोटे मोटे बचे हुए मुगल शासक, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा। आर्थिक और जागीरदारी संकट। कृषि उत्पादों में गिरावट आनी शुरू हो गई और जागीरों की कमी के कारण मनसबदारी व्यवस्था भी चरमरा गई। क्या हो गई? जो कृषि का उत्पादन, भाई कृषि है, फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा, तो पैसे का भाई पैसे की रुकावट भी आनी शुरू हो गई, जिससे जो जागीर हुआ करती थी, जागीर क्या हुआ करती थी भाई? आपके सामने धन दौलत, पैसा होता था, वो धीरे धीरे कम आने लगा, जिससे क्या? मनसबदारी जो प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें क्या हुआ करता था कि जो मनसब हुआ करते थे वो क्या करते थे? टैक्स वसूलने का काम करते थे कृषि पर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। सेना को वेतन देने के लिए धन का अभाव हो गया, और जो सेना है उसको पैसे देने के लिए वेतन भी नहीं मिलने लगा, तो सेना वैसे संगठित नहीं होने लग गई। विदेशी आक्रमणकारी। नादिर शाह ने
39 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने क्या किया, साम्राज्य को रही सही शक्ति और प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आदिल शाह ने क्या किया 1729 के अंदर 39 के अंदर और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण क्या किया, इन्होंने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और ये मान लो कि दिल्ली के अंदर इन्होंने इतनी मारकाट मचाई, नरसंहार मचाया कि पूरी जो दिल्ली है वो रक्त रंजित हो गई। समझ में आ गया। तो धीरे धीरे जनता भी समझने लगी कि अब मुगल शासकों में वो ताकत नहीं बची है, मुगल शासकों में वो सामर्थ्य नहीं बचा है कि वो हमारा पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसको संभाल सके। और धीरे धीरे क्या हो गई, लोग भी आपके सामने, लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो वजीर छोटी छोटी रियासतें होती थी उन्होंने भी अपना मोह भंग होना शुरू हो गया। पतन और परिणाम, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे जैसे मुगल सत्ता है वो कमजोर होनी शुरू हुई, क्षेत्रीय सत्ता क्या, जो छोटे मोटे आपके सामने जो क्षेत्रीय जो रियासतें होती थी उनकी शक्तियों में उदय होना शुरू हो गया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसी जो स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। क्या हुआ, जो छोटी मोटी जो सत्ताएं होती थी है ना, मुगल साम्राज्य कमजोर हुए तो पहले जो बंगाल, अवध और हैदराबाद जो बड़ी रियासतें थी है ना, जो बड़ी रियासतें बड़ी मनसबदारी के अंतर्गत आया करती थी, अब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि अब मुगलों के पास वो शक्ति नहीं बची है। तो इन्होंने क्या किया भाई, अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम मुगलों के अधीन काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र है, अपने हिसाब से राज्य को चलाएंगे। तो धीरे धीरे आपके सामने जो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े रियासतें थी बंगाल, अवध और हैदराबाद, धीरे धीरे क्या हुई, खुद से स्वतंत्र होना शुरू हो गई और मराठा शक्ति है उसका तेजी से विस्तार हुआ। सबसे बड़े अगर मुगलों को किसी ने कमजोर करने का काम किया तो वो कौन थे, मराठा थे। उन्होंने धीरे धीरे उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। राजनीतिक शून्यता, मुगलों के पतन ने भारत को एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। मतलब जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, जैसे मुगल कमजोर होने शुरू हुए, भारत में क्या हुआ, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई, राजनीतिक रूप से अस्थिरता आनी शुरू होगी, राजनीतिक शून्यता आनी शुरू हो गई, है ना। इसका अर्थ क्या है कि केंद्रीय शक्ति नहीं बची। जब घर में एक है बोले दादो या पिताजी नहीं रहे तो घर में क्यों, जैसे हमारे घर में दादो नहीं रहे तो चार भाई चारों आपके अलग अलग चलाऊंगा हो जाए ना। तो बाई रहा है कि आपके सामने क्यों गो, अब कोई मैन आदमी तो बच्चों को, तो मतलब मुख्य व्यक्ति तो रहा नहीं था, केंद्रीय शक्ति रही नहीं थी। तो इससे क्या हो गया भाई, आपके सामने इसका फायदा, उस समय अंग्रेज भी आ गए थे, पुर्तगाली भी आ चुके थे। उन्होंने क्या यूरोपीय शक्तियों के पास, जिनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक शक्तियां थी, उसका उन्होंने उपयोग उठाकर क्या किया, भारत पे अपनी जमीने को मजबूत करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई। अराजकता, कानूनी व्यवस्था के पतन से व्यापार और वाणिज्य पे प्रभावित हुआ और जनजीवन असुरक्षित हो गया। क्या हुआ, कानूनी व्यवस्था रही नहीं। पहले केंद्रीय हाथों में सत्ता हुआ करती थी, इस वजह से क्या है, आपके सामने पूरे का पूरा कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था चरमराने लग गई, जिससे व्यापार का भी पतन हुआ। क्या हुआ, व्यापार भी कमजोर होना शुरू हो गया और वाणिज्य जो धन दौलत है उसमें भी आपके सामने प्रभावित हुई और जो जनजीवन है, लोगों का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया। समझ में आ गया। तो ये था औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे, इसके बारे में अपन ने विस्तार से जाना। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनालाइज द मेन फीचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुगल की जो वास्तुकला है उसके बारे में आपके सामने विस्तार से बताना है। समझ में आ गया, प्रशासनिक व्यवस्था या वास्तुकला का आपके सामने मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में विस्तार से बताइए, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोनों में से कोई प्रश्न आए आपको अच्छे से कर लेना है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, जरूर से शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां पे पीडीएफ फ्री में मिल जाती है, तो जरूर से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। मुगल काल 1600 लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में वास्तुकला का स्वर्णिम युग का गवाह बना। मतलब मुगल काल है वो आप सबको पता है 16वीं शताब्दी से लेकर बाबर ने शुरुआत की है और लगभग औरंगजेब तक स्वर्णिम युग था। उसके बाद में भी रहे, लेकिन उस काल तक तो एकदम सबसे ऊंचाई पर था। ये समझ लो वो काल तो सबसे शानदार था। और कोई भी साम्राज्य जब फैलता है तो उसकी वो सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से नहीं फैलता है, उसमें वास्तुकला क्या होती है, कोई मीनारों का निर्माण हो गया,
है ना, कोई मस्जिद का निर्माण हो गया, कोई किले का निर्माण हो गया, कोई मीना जो निकासी होती है वो हो गया, कोई मंदिर की मूर्तियों का निर्माण हो गया, सब कुछ आपके सामने उसी के अंदर आता है वास्तुकला। समझ में आ गया? तो उस समय की कैसी संस्कृति है उसके बारे में अपन उसको वास्तुकला के नाम से जानते हैं। तो उस समय काल में आपके सामने जो कोई भी साम्राज्य जब अपने विस्तार पे फैलता है तो सिर्फ वो अपने सैन्य दृष्टिकोण के लिए जाना जाए ऐसा नहीं होता है। उस समय के राजा कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसी चीज जरूर बनवाते थे जिसके लिए उनको जाना जाता है। समझ में आ गया? इसके अंदर जो मुगल काल थे, इन्होंने क्या क्या फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण करके एक विशिष्ट मुगल शैली का निर्माण किया, है ना। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या क्या भैया आपके सामने मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे और खुद आपके सामने मुस्लिम समुदाय की जो फारसी, इस्लामी और तुर्की शैली है चीजों का कोई भी वास्तुकला के निर्माण में उसका प्रयोग किया, साथ के साथ भारतीय वास्तुकला का भी सम्मिश्रण देखने को मिला। तो अपनी खुद की कला और प्लस इन्होंने क्या किया, अपनी भारत की वास्तुकला का निर्माण करके किसका निर्माण किया, अपनी खुद की एक कला इन्होंने बनाई, उसको मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। मुगल वास्तुकला अपने विशाल पैमाने, जटिल सजावट और सामंजस्यपूर्ण अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, मुगल वास्तुकला को किसके लिए जाना जाता है, बहुत ही आपके सामने विशाल पैमाने के क्या करते हैं, आपके सामने विशाल पैमाने के लिए जाना जाता है, जटिल सजावट के लिए जाना जाता है और सामंजस्यपूर्ण अनुपात के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया? बहुत सोच समझ के क्या करते हैं, आपके सामने निर्माण किया जाता है इनके द्वारा, है ना। तो बहुत ही सुंदर, बड़ी लेकिन सुंदर आपके सामने चीजों का निर्माण करते थे। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग। आप देख सकते हो लाल किले में किसका प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का किया गया है। फतेहपुर सीकरी में जाओगे वहां पर भी उसका प्रयोग किया गया है ना। सफेद संगमरमर का भी कहीं कहीं पर प्रयोग देखने को मिलता है। ताजमहल किससे बना है, सफेद संगमरमर से बना है ना। तो अक्सर ये पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करते थे, मतलब पत्थर का ही आपके सामने मुख्यतः प्रयोग करते थे जो थोड़ा कठोर या मजबूत श्रेणी का हो और जिसका नेचुरल खुद का रंग हो। समझ में आ गया, नेचुरल रंग हो, जैसे लाल कलर है, लाल किले का वो पेंट थोड़ी क्या है, पत्थर का रंग लाल है, संगमरमर सफेद पहले से सफेद है, तो उसका नेचुरल कलर का वो प्रयोग करते थे। प्रारंभिक मुगल इमारतों में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जब शुरुआती काल आता है ना, मुगल स्थापत्य कला का, जब शुरुआती अकबर, हुमायूं, आपके सामने बाबर जैसे जो राजा रहे, इन्होंने मुख्यतः किसका प्रयोग किया, लाल बलुआ पत्थर का मुख्यतः प्रयोग किया गया। बाद की संरचनाएं विशेष रूप से शाहजहां के काल से जटिल जड़ाई कार्य के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। लेकिन उसके बाद में शाहजहां आता है, कौन आता है, शाहजहां आता है, और वो क्या करता है भाई, आपके सामने जटिल कारीगरी के लिए जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है, अपनी जटिल कोई भी चीजों के निर्माण में जटिल कारीगरी के लिए जाता है, बहुत ही शानदार कारीगरी करता था। तो उसके लिए सफेद जो बलुआ पत्थर है ना, वो बलुआ पत्थर तो टूट सकता है, लेकिन संगमरमर की क्या खूबसूरती है, वो आसानी से टूटता नहीं और उस पर निकासी बहुत खूबसूरत होती है। दूसरी बात है, सफेद कलर का है, सूर्य की किरणें टकराती है तो चमकता है, खूबसूरत भी दिखता है। तो इसीलिए क्या कहा, शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर को चुना। समझ में आ गया? इसने क्या किया, जो कठिन जटिल जो कारीगरी होती है उसके लिए उसने सफेद पत्थर को चुना, क्योंकि भाई सफेद जो संगमरमर होता है ना, वो आसानी से टूटता नहीं है, उस पर निकासी शानदार बनती है। समरूपता और ज्यामिति, मुगल इमारतें पूर्ण समरूपता और ज्यामिति पर टिकी हुई है। भाई मैथमेटिकली जो आपके सामने इनका जो निर्माण किया गया है ना, बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। समझ में आ गया? अगर आप कोई भी चीज का निर्माण करते हो ना, तो उसमें भाई इंजीनियरिंग लगती है। समझ में आ गया? मैथमेटिकली कोई कैलकुलेशन लगती है। अब आप कह देते हो ना कि सर जी मैं तो जिंदगी में साइन कोस बड़े मारे के काम आयो, ये थारा जो घर बने हैं, कोई भी बड़ी बड़ी इमारत बने हम ना, साइन कोस को बहुत यूज हुआ है। समझ में आ गया? तो जीवन में उपयोग हो सकता है, आपके नहीं आए लेकिन किसी और के काम आता है। और आपने जो पढ़ाई की, आपके कहाँ काम है, आपने जो पढ़ाई की उससे आपका जो बुद्धि का विकास हो, उसको आप जिंदगी में और कहीं लगा सकते हो, है ना। तो जो इन्होंने क्या किया, जो ज्योमिति होती है और समरूपता का बहुत अच्छे से प्रयोग किया, इसीलिए वो इमारतें खूबसूरत भी बहुत लगती हैं। सर्वक का प्रतीक चतुर्भुज लेआउट का डिजाइन के लिए किए गए उद्यान, अगर आप चार भाग देखो तो उसको चतुर्भुज आपके सामने सेम स्क्वायर टाइप में बनाया गया। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ चीजों का निर्माण करते थे, एकदम ज्योमेट्री और आपके सामने समरूपता देखने को मिलती थी।
गुम्बद और मीनारे, प्रमुख बल्बनुमा गुम्बद और पतली मीनारे क्षितिज का परिभाषित करती थी। मतलब ऊंची ऊंची गुम्बदें, ऐसे गुम्बद देखने को मिलती है ना भाई, कोई भी आपके सामने ऐसी वाली गुम्बद देखने को मिलती है ना, और मीनार पतली पतली जो मीनारे देखने को मिलती हैं वो इसी चीज को बताती थी कि आपके सामने क्षितिज मतलब आसमान को परिभाषित करने का काम करती थी। आसमान को मतलब भाई ऊंचाई की बात करती थी, सीधी बात है, खूबसूरत दिखाने के लिए बनाते थे उनको। आंतरिक ध्वनिकी और भारी भव्यता को बढ़ाने के लिए दोहरी गुम्बदों का प्रयोग करते थे। आंतरिक ध्वनिकी और भारी भव्यता मतलब खूबसूरत लगे चीजें, इसके लिए दोहरी गुम्बद, गुम्बद के ऊपर गुम्बद, एक गुम्बद बना दी फिर उसके ऊपर दूसरी गुम्बद का निर्माण किया ताकि और ऊंचाई दिखे और खूबसूरती भी और निखार कर आए। इसके लिए दो दोहरी गुम्बदों का भी प्रयोग किया जाता था। सजावटी तत्वों का किसका प्रयोग करते थे? पिएट्रा ड्यूरा, पत्थर की जड़ाई का काम, सुलेख, पुष्प रूपांकन और जाली स्क्रीन। किसका? जाली स्क्रीन, जालीदार पत्थर की खिड़कियों का उपयोग करते थे। क्या करते थे? पिएट्रा ड्यूरो, पत्थर की जड़ाई का काम होता था, सुलेख का निर्माण, पुष्प रूपांकन, पुष्पों से आपके सामने पुष्पों का मतलब जो फूल होते हैं उसका आकार देना, जाली स्क्रीन, ऐसे जो आपके सामने जालियां नुमा खिड़कियां बनाया करते थे, है ना, और कारीगरी करते थे। देखो आप कभी भी पुरानी इमारतें देखना, उसमें पत्थर की अलग अलग प्रकार की कारीगरी, उसमें उसको तोड़ तोड़ के उसमें कारीगरी की जाती है, उसको पिएट्रा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है। मेहराबों, तिजोरियां व निकुली मेहराबों का व्यापक उपयोग होता था। मेहराबों का प्रयोग करते थे, तिजोरियां बनाया करते थे, और निकुली जो मेहराब है उनका खूब इन्होंने बनाया गया। प्रसिद्ध मुगल स्मारक कौन कौन से हैं? पहला है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती। पहले भाई जो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बनाया गया, लाल किले के आपके सामने साइड में देखने को मिलता है वो भी, और यहाँ पर क्या था, एक उद्यान भी था, मतलब बाग भी देखने को मिलता था, और वहीं पर उस मकबरे का निर्माण किया गया था, बहुत ही खूबसूरत था। फिर लाल किला का निर्माण, शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल बलुआ पत्थर का किला निर्माण। क्या किया गया भाई? लाल किले का निर्माण किया गया, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने क्या किया? आपके सामने एक बहुत ही विशाल बलुआ पत्थर, है ना, लाल पत्थर के, मिट्टी के पत्थर का उपयोग करके एक बहुत ही विशाल किले का निर्माण कराया। किसका? एक बहुत ही विशाल किले का निर्माण कराया गया। समझ में आ गया? लाल बलुआ पत्थर से। जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, भारत की जितनी भी जो मस्जिद है उन सभी मस्जिदों में से एक जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया। किसका? भारत की जितनी भी जो बड़ी मस्जिदें हैं उसमें से एक जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका भी निर्माण कराया गया। समझ में आ गया? फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा महलों और मस्जिदों द्वारा नियोजित नगर। तो अकबर ने क्या किया? खुद के रहने के लिए एक शहर बसाया जिसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। काफी दिनों तक उसकी अपनी राजधानी भी बनाया, है ना। तो यहाँ पर इसने खुद के महल बनाए, मस्जिद वगैरह का निर्माण कराया। समझ में आ गया? अलग अलग प्रकार के महल, ताकि वो वहां पर रह सके, और खुद की मस्जिद वगैरह का भी इसने वहां पर निर्माण कराया, ताकि वहां पर भाई पूरी राजा रहेगा तो सारी व्यवस्था ही वहीं पर रहेगी, व्यवस्था रहेगी तो चीजें भी चाहिए। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। ताजमहल, शाहजहां द्वारा मुमताज महल का निर्माण कराया गया। विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर का मकबरा संवाद प्रेम का प्रतीक है। क्या है? शाहजहां द्वारा मुमताज नगर, किसका? मुमताज नगर का बनाया गया। और विश्व प्रसिद्ध जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर है, उसके मकबरा का भी निर्माण कराया गया। क्या किया गया? शाहजहां के द्वारा मुमताज महल का निर्माण कराया गया। और विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर होता है, क्या होता है? सफेद संगमरमर होता है, उसका भी निर्माण कराया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, अकबर की जीत का जश्न मनाने के लिए भव्य प्रवेश, किसका निर्माण कराया गया? बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसमें अकबर की कोई भी जीत होती थी और जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया। चलिए, मुगल वास्तुकला, विविध सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब जो मुगलों की जो वास्तुकला है इसमें आपके सामने बहुत सी चीजें हैं देखने को मिलती हैं, जिसके क्या है भाई, एक तो ऊंचाई भी उसकी है, खूबसूरती भी है, और कलात्मक रूप से भी देखने को मिलता है। और इससे भारतीय वास्तुकला है उसके ऊपर एक स्थायी विरासत जोड़ी, जो साम्राज्य की गरिमा का प्रतीक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जो साम्राज्य की जो गरिमा है उसके पूरे के पूरे प्रतीक के रूप में अपन जानते हैं। तो यह है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।